हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके, और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मिडिवल हिस्ट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां पर हम जानेंगे बेसिकली मुगलों के चरमोत्कर्ष के बारे में। यानी मुगल्स जो है वो किस तरह से अपने एक पीक पर पहुंचेंगे, और ये टाइम पीरियड किसका होता है? अकबर का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, कि अकबर के टाइम पीरियड में मुगल्स ने अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन किया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। लेकिन उसके पहले जितने भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा इन कुछ कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगी। ये हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से आपके लिए लाया गया 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्लान, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप में से जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप स्पेसिफिक गाइडेंस चाहते हैं, तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको लिंक के थ्रू मिल जाएगा। बाकी ओके, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे टेस्ट सीरीज हैं। तो आपको पता है 26 ऑफ मई को यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्वेश्चंस लगाने बहुत जरूरी हो जाते हैं। ना केवल एक थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि ये भी कि आप प्रैक्टिस करते जितने ज्यादा क्वेश्चंस, आपको पता लगता है कि उस चैप्टर पर या उस टॉपिक पर आपकी कितनी कमांड है, और जो भी वीक पॉइंट्स होते हैं वो आपको टेस्ट के दौरान पता लग जाता है। तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन देके इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक टेस्ट सीरीज लाया गया है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। टेस्ट सीरीज तो काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुका था, तो आपको जो पहले के टेस्ट है वो आप देख लीजिएगा, और जो नए टेस्ट आएंगे उनको भी आप रेगुलर बेसिस पे लगाइएगा। और प्लीज़ जब भी आप कोई टेस्ट दें तो उस मतलब टेस्ट दे दिया उसके बाद से हर एक क्वेश्चन को जो एनालिसिस दिया उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। प्लस जहां भी बुक में वो चैप्टर में टॉपिक दिया है, जाकर तुरंत बुक खोल के वहां से वो टॉपिक आपको प्रिपेयर करने। ठीक है, तो इस तरह से रेगुलर बेसिस पे अगर आपके 40 टॉपिक्स प्रिपेयर हो रहे हैं तो खुद समझ जाइए कि कितनी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी एग्जाम तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। अगर मैं बुक की बात करूँ, काफ़ी लेंदी चैप्टर है ये। हमारे लिए जो काम की चीज़ें वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट ही ज़्यादा बता रखा है इसमें, ऐसा फैक्ट बहुत कुछ खास है नहीं। मुगल्स में अकबर के रिलेटेड 2-4 वॉर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। देखो, ये जो एनसीईआरटी है ना, चाहे हम सतीश चंद्रा की बात करें या आर एस शर्मा की बात करें या आगे विपिन चंद्रा भी अगर आप देखेंगे, तो ये सारी ओल्ड एनसीईआरटी में ना फैक्ट पे बहुत फोकस नहीं है। बेसिकली ये कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को बताता है। तो हमें क्या करना है, इन बुक्स को पढ़ने के बाद से क्वेश्चन जरूर लगाने हैं, प्रैक्टिस सेट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉक टेस्ट। उससे जो हमारे थोड़े बहुत फैक्ट बचे होंगे, जब हम उन क्वेश्चंस को करेंगे तो हमें वो फैक्ट मिलेंगे, और हम इंटरनेट की सहायता से उन्हें थोड़ा थोड़ा अपडेट कर लेंगे अपने नोट्स में। ठीक है, कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप क्यों नहीं करा रही हैं, या फिर क्वेश्चंस क्यों नहीं कराती हैं। देखिए, पहले तो सिलेबस ही कंप्लीट होना हमारे लिए जरूरी है। एक बार सिलेबस पूरा हो जाता है, मार्च में हमारा 26 मई को पेपर है, तो अप्रैल में मैं आपके लिए स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करा दूंगी जो केवल मॉक टेस्ट की होंगी। जैसे हमने एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कवर कर ली है, अब मैं मानकर चल रही हूँ कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री के अगर 30-35 लेक्चर्स हैं, पूरा उसको देख के रिवाइज कर लिया होगा, नोट्स बना लिया होगा, तो पहले आपका बेस तैयार हो गया। अब जल्दी मैं आपका एंशिएंट का मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट करा दूंगी। तो हम 2 से 3 क्लास में सारे पीवाईक्यूज पर डिस्कस कर लेंगे। इतने ज्यादा पीवाईक्यू है नहीं। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिक टॉपिक की बात करें, एंशिएंट की बात करें, ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेंगे। इसी तरह आर्ट एंड कल्चर का डिस्कस कर लेंगे, मिडेवल का कर लेंगे, मॉडर्न का कर लेंगे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मॉक टेस्ट को लेकर ज्यादा परेशान मत होइए। एक बार मेरे लिए अभी क्या चैलेंज है कि सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो, ताकि आपको रिवीजन का समय मिल सके, फिर हम मॉक टेस्ट कर लेंगे। तब तक आप लोग क्या करिए, अच्छे से रिवीजन दीजिए। एंशिएंट कंप्लीट है, मल्टीपल रिवाइज करिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट है, मल्टीपल रिवीजन दीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री भी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है। हम कहाँ तक पहुंच गए, हमारे इंडिपेंडेंस तक पहुंच चुके हैं। तो वहां तक की पूरी जो क्रोनोलॉजी उसको अच्छे से डिस्कस करिए और रिवीजन करिए, और थोड़ा सा बुक भी पढ़िएगा। ठीक है, और फिर ये हमारा मिडेवल जो है, अराउंड हमारा अभी आज क्या 13-14 चैप्टर है, उसके बाद से हमारा 4-5 चैप्टर और बचता है, और फिर मिडेवल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप रिवीजन जितना अच्छा देंगे ना, उतना ज़्यादा आपका
टॉपिक पे कमांड बढ़ेगा, और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे अपने आप को उतना अच्छे से आप जज कर पाएंगे कि कौन कौन सी चीजें हमारी वीक रह गई। और क्वेश्चन अगर हमें कहीं पे प्रॉब्लम भी आ रही है तो उससे डरना नहीं है। क्वेश्चन इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारे जो जो वीक पॉइंट्स है उसको हम इंप्रूव कर सके। बेसिकली एग्जाम तक हमको इंप्रूव ही करना है, फाइनल सिलेक्शन तक। तो बस वो एक एक स्टेज हमें आगे बढ़ते जाना है। तो बस स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ, अकबर के टाइम पीरियड का डिस्कशन कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि 1556 में हमने देखा था किस तरह से हुमायूं जो है वो यहाँ से मूव करके जाता है, शेर शाह के अटैक के बाद से वो यहाँ से पलायन कर लेता है। पूरा हमने वो स्टोरी डिस्कस किया था। और फिर जो हुमायूं है, समय देखते हुए जब अफगान शासक कमजोर होते हैं तो उसने किस तरह से 1555 में कॉन्कर कर लिया था दिल्ली को, अफगानों से अपने नियंत्रण में ले लिया था। केवल एक छोटे से क्षेत्र नियंत्रण में आया था, बाकी अफगान अभी भी बंगाल, बिहार, मालवा के क्षेत्र में बहुत मजबूती से बने हुए। ठीक है, अब यहीं पर क्या होता है कि जैसे ही हुमायूं आकर वापस से दिल्ली में अपना पद संभालता है, उसी समय एक क्या घटना घट जाती है जिसमें सीढ़ियों से गिर के लाइब्रेरी की उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत कम समय मिल पाया था हुमायूं को, 1 साल भी नहीं मिल पाया था। हालांकि उस समय में हुमायूं ने इंडिया में आर्ट एंड कल्चर में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुगल लघु चित्रकारी उस समय काफी ज्यादा भारत में लाई गई, इंट्रोड्यूस कराया गया हुमायूं के द्वारा। अब आ जाते 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई। अब उसका उत्तराधिकारी बनाना है, उसका उत्तराधिकारी बनेगा उसका पुत्र अकबर। जो अकबर है ना, हुमायूं की मृत्यु के समय काफी छोटा था, लगभग 13 साल 5-6 महीने का था, लगभग 13 साल ही मानो आप। तो 13-14 साल का ये बच्चा था, नाबालिग था। अब इसका राज्यारोहण करना भी जरूरी था, क्योंकि अगर शासक मर गया है और कोई पद पर नहीं है तो ऐसे में कोई भी मजबूत व्यक्ति अपने आप को राजा घोषित कर सकता था, क्योंकि वो उस समय क्या था, निरंकुश ही तंत्र था ना, कोई ऐसा डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर तो था नहीं। तो जिसके पास पावर है वो अपने आप को रूलर बना सकता है, वो अपने आप को राजा बना सकता है ना। तो यहाँ पर भी यही था। इमीडिएटली जो अकबर है उसका राज्यारोहण किया गया, जहां पे पड़ा हुआ था वहीं पर। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रखा है कि 1556 में लगभग 13 साल की छोटी आयु में कालानौर पंजाब में हमें पता लगता है कि अकबर का राज्याभिषेक हुआ। जैसे ही मृत्यु होती है हुमायूं की, तुरंत अकबर को उसका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया ऑफिशियली, ताकि ये ना रहे किसी के दिमाग में कि अभी ये पद खाली है। उससे पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है और जो भी राजा के ऑपोजिशन में होते हैं उन लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो वापस से गद्दी पर कब्जा कर सके। तो ऑफिशियली इसका क्या कर दिया गया, राज्यारोहण कर दिया गया, जहां था वहीं पर राजा बना दिया गया। इस समय क्या स्थिति थी जब अकबर को राजा बनाया जाता है, उस समय एक्चुअल में क्या स्टेटस था। तो अगर आप इस समय नॉर्थ इंडिया को देखेंगे 1556 के आसपास, तो देखो नॉर्थ में कहीं पर भी एक बड़ा हमें पावरफुल रूलर नहीं दिखाई देता है। मुगल्स का भी कोई ऐसा एम्पायर जैसा स्ट्रक्चर नहीं बन पाया था इस समय तक। इस समय पंजाब के उत्तर पूर्वी किनारे, ये वाला जो रीजन था, यहाँ पर हमें पंजाब का उत्तर पूर्वी, ये जो पंजाब है ना, इसका उत्तर और उत्तर पंजाब का उत्तर पूर्वी वाला जो हिस्सा था ना, यहाँ पर इस जगह पर हमें दिखाई देता है कौन सिकंदर रूल कर रहा था। वो अलेक्जेंडर नहीं, दूसरा है। मिर्जापुर के समीप चुनार में आदिल शाह का दरबार था। यहाँ पर ले लीजिए उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर वाला रीजन है, बोल रहे हैं यहाँ पर आदिल शाह रूल कर रहा था, बेसिकली अफगान। इसके सिप सलाहकार हेमू द्वारा मुगल को अधिकांश क्षेत्र से खदेड़ा गया। अब ये जो आदिल शाह था ना, मिर्जापुर में रूल कर रहा था, यहाँ का शासक जो बना हुआ था, इसका एक हेल्पर था, सिप सलाहकार जो था, उसका नाम था हेमू। हेमू का नाम थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है, क्यों अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आदिल शाह का सिप सलाहकार था हेमू। ये एक्चुअल में बहुत पावरफुल था, इसके पास में बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी थी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसने मुगल्स को इस पूरे क्षेत्र से खदेड़ के रखा हुआ था। समझ में आया। बंगाल का क्षेत्र मुगल हाकिम के अंतर्गत था। यहाँ वाले रीजन पर भी हमें कौन दिखाई दे रहे हैं, मुगल हाकिम, बेसिकली अफगान वगैरह ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र भी मुगल के नियंत्रण में नहीं था। यहाँ पर भी देखिए बंगाल, बिहार या फिर ईस्टर्न यूपी वाला जो क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र में हमें छोटे छोटे रजवाड़े या शासकों के क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ गया। तो ये अकबर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, और स्पेशली चैलेंज कब था, जब वो नाबालिग था, मात्र 14 साल की आयु थी उसकी। अब इस सिचुएशन पर उसका किस्मत अच्छा था कि उसको एक ऐसा संरक्षक मिला जो पूरी तरह से लॉयल था उसके प्रति, जिसका नाम था बैरम खान। तो बैरम खान अकबर का संरक्षक बनता है, ठीक है, कि जब तक ये नाबालिग है तब तक राजा तो यही है, लेकिन मैं इसका संरक्षक बनके इसके बिहाफ पर
मैं पूरे एम्पायर को देखूंगा, या मैं मुगल जो साम्राज्य है या मुगल प्रशासन तंत्र है उस व्यवस्था को मैं संभालूंगा। और बैरम खां बहुत सही आदमी था, अकबर के प्रति काफी लॉयल था। बैरम खां ने खाने खाना की पदवी धारण कर ली और ये अकबर का संरक्षक बनकर पूरा का पूरा मुगल्स का एम्पायर या जो भी मैनेजमेंट था वो देखने लगा। ऐसा बहुत बड़ा एम्पायर तो इस समय था नहीं। बैरम खां काफी योग्य व्यक्ति भी था, तो उसने बहुत कम समय में ही मुगल्स को काफी ज्यादा सुदृढ़ किया। 1556 से स्पेशली मैं बात करूं 1560 तक का ये जो 4 साल था ना, इसमें बैरम खां ने काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। चुनार से बंगाल तक का क्षेत्र शेर शाह के भतीजे आदिल शाह के हाथों में था। अभी हमने डिस्कस करा, ये जो बोल रहा है कि चुनार से बंगाल तक का पूरा क्षेत्र था ना, यहाँ पे अफगान शासक अभी भी बने हुए थे। और कौन अफगान शासक? शेर शाह का ही एक भतीजा था आदिल शाह, वो बैठा हुआ था। और आदिल शाह के अंतर्गत कौन था? हेमू। ठीक है, अभी हमने देखा कि आदिल शाह का सिर्फ सलाहकार था हेमू। हेमू बहुत योग्य व्यक्ति था। ठीक है, और आदिल शाह के टाइम पीरियड में ही हेमू ने अपने आप को धीरे धीरे काफी पावरफुल बना लिया था। इवन आदिल शाह ने हेमू को टाइटल भी दिया था, विक्रमजीत का टाइटल दिया था। ओके, हेमू ने आगरा पर अधिकार कर लिया। हेमू क्योंकि बहुत पावरफुल था, आदिल शाह की तरफ से यही सारे वॉर्स लड़ता था, तो धीरे धीरे कहां तक पहुंच गया? आगरा तक पहुंच गया। आगरा पर इसने नियंत्रण स्थापित कर लिया और फिर ये किससे टकराएगा? मुगल शासक से टकराएगा, अकबर से, है ना। तो यहां पर यही बोला है कि फिर मुगल्स के बीच में और अफगानों का रिप्रेजेंटेटिव जो बना हुआ था हेमू, इन दोनों के बीच में दिल्ली के पास एक बहुत तीखी लड़ाई हुई। और ये लड़ाई ऐसी थी जहां पर हेमू पराजित हो गया। ठीक है, ओके सॉरी, इसमें नहीं, आगे बैटल ऑफ पानीपत में पराजित होगा। तो यहां पर दिल्ली के पास मुगलों को इसने पराजित किया और नगर पर अपना अधिकार कर लिया। अब जैसे ही इसने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार किया, बैरम खां को पता लगा। बैरम खां पहुंच जाता है अपनी सेना के साथ। बैरम खां की सेना ने दिल्ली की ओर कूच किया। ये सीधे वहां से कहां पहुंचते हैं? दिल्ली पर पहुंचते हैं। और वहां पर मुगल और हेमू के बीच में डायरेक्ट लड़ाई हुई। यहां पर अफगान सेना, जो पानीपत नामक जगह है जहां पर हम पहले भी पढ़ चुके, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था? तो वो भी किसके बीच में हुआ था? लोधी जो अफगान थे और बाबर जो मुगल्स थे। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत भी किसके बीच में हो रहा है? तो अफगानों का ही रिप्रेजेंटेटिव है हेमू और इधर मुगलों के रिप्रेजेंटेटिव अकबर। लेकिन अकबर तो अभी अल्पायु में थे ना, तो उनकी तरफ से बैरम खां कूच करते हैं दिल्ली की ओर और यहाँ पर मुगल की सेना अफगानों की सेना से लड़ाई लड़ती है, जहां पर हेमू पराजित हुआ। ठीक है, और 5 नवंबर 1556 को ये जंग हुई। हेमू पराजित हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। कुल मिलाकर यहाँ पर मुगल्स जो है वो थोड़ा सा एक बोल सकते हैं शक्तिशाली रूप में उभर कर सामने आए। तो जब अकबर का इधर राज्यारोहण हुआ था, उस समय अफगान यहाँ पर जो थे ना, वो वापस से अपने आप को स्ट्रेंथन करने में लगे हुए थे। और दिल्ली पे जैसे ही पद खाली हुआ, हालांकि ऑफिशियली अकबर बन चुका है शासक, हेमू ने देरी नहीं लगाई, तुरंत जाके आगरा में अटैक किया, उस क्षेत्र को नियंत्रण में किया, फिर दिल्ली पहुंचा। इधर से बैरम खां को जब पता लगता है वो भी पहुंच जाता है और यहाँ पर अफगानी और मुगल्स टकराएंगे, जिसमें मुगल्स जो है वो जीत हासिल करते। ये इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, अगर उस समय बैरम खां नहीं होता रिप्रेजेंटेटिव अकबर का या उसका संरक्षक नहीं होता, तो शायद फिर अफगान वापस से दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते और स्थिति कुछ और ही होती, है ना। मुगल एम्पायर क्या पता नहीं बन पाता या बाद में अकबर बड़ा होता तो कुछ करता। अब यहाँ पर थोड़ा सा इनिशियल फेज बता रहा है कि अकबर के टाइम पीरियड में किस तरह से इनिशियल फेज में चीजें स्ट्रेंथन हुई थी। टाइम पीरियड कब से कब तक डिस्कस कर रहा है? 1556 से 1556 टू 67। अब देखो 1556 से ये जो भी है 67 तक अकेले अकबर नहीं, इनिशियल जो फेजेस को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 1556 से लेके एक तो 60 तक वाला टाइम पीरियड, ये 4 से 5 साल तक का टाइम पीरियड। यहाँ पर किसका रोल था? यहाँ पे अकबर के संरक्षक जो बैरम खान था ना, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे अभी आपने देखा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इसी ने लीड किया। और फिर हम देखते हैं 1560 से लेके 67 तक अकबर के लिए भी चीजें इतनी इजी नहीं थी। बैरम खान ने भले ही साम्राज्य को सुदृढ़ किया, लेकिन जब अकबर पद पर बैठता है तो उसको भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और फिर इसके बाद से 60 से लेके 67 तक अकबर ने अपने एम्पायर को स्ट्रेंथन किया। तो आरंभिक चरण में इन दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल था। बैरम खान ने बैकग्राउंड तैयार किया और अकबर ने उस चीज को आगे बढ़ाया। ठीक है, बैरम खान ने आने वाले 4 वर्षों में साम्राज्य का विस्तार किया। कहां से कहां तक? काबुल से लेके पूरब में जौनपुर, पश्चिम में अजमेर तक और ग्वालियर को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। तो इधर थोड़ा सा देखो, इधर है आपका काबुल,
इधर चले जाइए, कहाँ बोल रहे हैं, जौनपुर, यानी उत्तर प्रदेश में हमें जौनपुर दिखाई दे रहा है। तो बोल रहे हैं काबुल से लेके जौनपुर, इधर आ जाओ तो राजस्थान का जो अजमेर वाला हिस्सा है वहां पर। और बोल रहा है कि आगे चल के जो ग्वालियर है ना, इस पूरे क्षेत्र को बैरम खान ने अपने नियंत्रण में ले लिया। इतना बड़ा इसने एम्पायर बना लिया मुगल्स का। अनेक शक्तिशाली व्यक्तियों ने बैरम खां पर कुलीनों को दरकिनार कर शियों को, बेसिकली बैरम खां खुद क्या था, शिया था, और मुस्लिम्स में भी शिया सुन्नी को लेकर थोड़ा सा मतभेद बना हुआ था। तो जो बड़े कुलीन थे उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि बैरम खां कैसे धीरे धीरे अपने आप को मजबूत कर रहा है या मुगल एम्पायर को मजबूत कर रहा है, और बैरम खां खुद डिसीजन ले रहा था, है ना, अकबर की तरफ से। तो उस सिचुएशन पे जो बड़े कुलीन थे ना, वो थोड़ा सा बैरम खां से नाराज थे, और उन बड़े कुलीनों ने अलग अलग तरीके से बैरम खां पे आरोप लगाया। उसने बोला कि बैरम खां जो है वो क्या बोलते हैं, खुद शिया है, शिया जो मुस्लिम्स हैं उन्हीं को बड़े ऊंचे पदों पर बिठा रहा है। हालांकि अकबर पे बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वो लोग बेसिकली अकबर को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि बैरम खां का कुछ भी ऐसा धर्मांध टाइप का व्यक्ति नहीं था। उसके एम्पायर में बहुत सारे हिंदू, राजपूत, बहुत सारे लोग थे जो अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए थे, तो इसका बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। लेकिन फिर भी बैरम खां और अकबर के बीच में कई बार डिसीजंस को लेकर मतभेद हो जाता था, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे इन कुलीनों ने अकबर के दिमाग में ये चीजें डालनी चालू कर दी। जब ये सारी चीजें अकबर सुन रहा था, समझ रहा था, उसको लगा कि अब वो समय आ चुका है 4 साल बाद कि मुझे पूरा जो मुगल एम्पायर है वो डायरेक्टली अपने हाथ में लेकर रूल करना चाहिए। और अकबर भी अब थोड़ा बड़ा हो जाएगा 4 साल बाद, है ना, 14 से 18 का हो जाएगा, योग्य तो वो था ही। तो यहाँ पर अकबर ने धीरे से सोचा कि मुझे एम्पायर को अपने हाथ में लेना है, और एम्पायर को हाथ में लेने के लिए अकबर ने डायरेक्टली कोई अनाउंसमेंट नहीं करा। वो धीरे से पहुंचता है, कहां से, दिल्ली से आगरा पहुंचा, ठीक है। और किस बहाने से गया, शिकार खेलने के बहाने से, कि भैया शिकार पर वो आ रहा है। और वहां पहुंच के उसने अपना राज्य में जाके एक फरमान इशू कर दिया कि देखो मैं हूं मुगल एम्पायर का एक्चुअल रूलर, और मैं बैरम खां को पद से हटा रहा हूं, और मैं अब अपना पद स्वयं संभाल रहा हूं, डायरेक्टली मैं रूल करूंगा। और जो जो लोग मेरे इस रूल को स्वीकार करते वो लोग आके मेरी अधीनता को मान ले। तो मैक्सिमम कुलीन रेडी थे, सारे अमीर आए और आके अधीनता मान ली, मतलब उसको अपना शासक मान लिया। शासक तो वह वैसे भी था, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ था बैरम खां। बैरम खां ने इस चीज को लेकर बहुत कुछ किया नहीं, लेकिन आगे थोड़ा सा बैरम खां एक मूवमेंट आया जब वो अकबर और उसके बीच में संघर्ष की स्थिति दिखाई दी। लगभग 6 महीने के आसपास दोनों के बीच में हल्का सा कॉन्फ्लिक्ट हमें दिखता है। फिर बैरम खां ने आत्मसमर्पण कर दिया, वो मान गया कि ठीक है चलो तुम ही रूल करो, मैं हट जाता हूँ साइड। और अकबर ने बैरम खां को ऑप्शन दिया कि आपकी मर्जी, आप एम्पायर में रहिए, एम्पायर के बाहर रहिए, या फिर आपका मन है तो आप मक्का चले जाइए। बैरम खान ने इन तीनों ऑप्शंस में से मक्का का ऑप्शन को ज्यादा बेस्ट माना। उसने डिसाइड किया कि ठीक है मैं जाता हूँ मक्का, और फिर वो वहां से निकल जाता है मक्का में। लेकिन बैरम खां के टाइम पीरियड में बहुत सारे अफगान भी इससे व्यक्तिगत रूप से नाराज थे, क्योंकि भैया वो मुगल्स को स्ट्रेंथन कर रहा है ना, अफगान के लिए तो वो अच्छा नहीं है फिर। तो ऐसा ही एक अफगान था, जब बैरम खां मक्का के लिए जा रहा था, उसी बीच रास्ते में एक अफगान ने व्यक्तिगत नाराजगी की वजह से अहमदाबाद के निकट पाटन में बैरम खां की हत्या कर दी। उस समय अकबर को बड़ा अफसोस हुआ, तो क्योंकि अकबर के लिए एक्चुअली ये पिता समान ही था ना, वो उसको पूरा संरक्षण दिया हुआ था। तो वो एक मोमेंट था जहां पर अकबर काफी ज्यादा इमोशनली वीक फील करता है। फिर बोल रहा है कि अकबर ने अपना एक पूरा कृतज्ञतावश जो बैरम खां के पत्नी थे, उनके बच्चे थे, उनको आगरा बुला लिया, उसकी पत्नी से विवाह कर लिया, और उसके बेटे को अपने बेटे की तरह पालन पोषण किया। और यही बैरम खां का बेटा आगे किस नाम से जाना जाएगा, अब्दुल रहीम, जो खाने खाना के पद पर बैठता है, खाने खाना के रूप में जाना जाएगा। और अकबर के दरबार में बहुत सारे सैनिक और असैनिक मामले देखता है ये, ठीक है। तो ये तो था एक थोड़ा सा स्टोरी उसके इनिशियल लाइफ से जुड़ा हुआ। बाकी हमको इतना नहीं जानना है अकबर की कितनी पत्नी, कितना बच्चा, वो सब हमारे काम का नहीं है। पहले बहुत लोग थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में घुसता था, अभी इसका कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं तक इंटरव्यू में भी बल्कि आपसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको कोई ज्यादा इसमें घुसने का जरूरत नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में बहुत जानना, नहीं, रिसर्च करना होगा अलग बात है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब बोल रहे हैं बैरम खां के विद्रोह के दौरान अनेक अमीर राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए। बैरम खां का विद्रोह क्या था, बेसिकली 6 महीने बैरम खां अकबर के बीच में थोड़ा सा संघर्ष चला था। बोल रहे थे उस समय जो मुगल एम्पायर में अमीर थे ना, ऊंचे पदों पर बैठे हुए, वो सारे भी थोड़े से एक्टिव हो गए। जो बेसिकली ऊंचे पदों पर थे, जिनके पास पावर थी, और उनमें हमें कौन दिखाई दिए,
महम अंगा ये लेडी है और उनका बेटा जिसका नाम था अदम खां। महम अंगा जो है ये बेसिकली ये भी अकबर को अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करती थी, लेकिन वही होता है ना, पद का लालच, ठीक है। तो महामंगा कहीं ना कहीं अकबर को जो बोलती थी, अकबर काफी ज्यादा इनकी बातें सुनते थे। कई लोग इसकी वजह से बोलते हैं कि भाई पेटीकोट एम्पायर या फिर विमेन एम्पायर दिखाई देता है बेसिकली, मतलब कि वहां पे महिलाओं का चल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। काफी कम समय तक ही महामंगा राजनीतिक रूप से एक्टिव रही। बाद में अकबर ने इनको मजबूर कर दिया कि ये पॉलिटिकली थोड़ा सा साइड हट गई। इनका जो पुत्र है अदम खां, वो थोड़ा सा नालायक टाइप का था। उसके अंदर पद का बहुत ज्यादा लालच था, वो चाहता था मैं वजीर बनकर बैठ जाऊं। लेकिन अकबर को थोड़ी सी एक्टिविटी दिख रही थी अदम खान की, वो कहीं ना कहीं कानों में सुनता था कि अदम खान क्या कर रहा है, क्या उसकी कॉन्स्पिरेसी है। इवन वो तो चाहता था कि अकबर को भी वो रिप्लेस कर दे। तो अकबर अदम खां को अपने वजीर के पद पर सेफ साइड में नहीं लेकर चल रहा था, उसने अदम खां को वजीर नहीं बनाया। अदम खां ने जब देखा कोई और वजीर के पद पर बैठा है तो उसने उसकी हत्या कर दी। जैसे ही अकबर को ये बात पता लगी, अकबर ने छत से उठा के अदम खां को फेंक दिया और ये वहीं पे निपट गया, ठीक है। तो यही पूरी कहानी है, उस कहानी में हमारे घुसने का कोई मतलब है नहीं। महामंगा जल्दी राजनीति से अलग हो गई, लेकिन उसके पुत्र ने वजीर के पद पर दावा किया और जो वजीर बना हुआ था उसकी हत्या कर दी, जो कि अकबर के बहुत क्लोज था। फिर अकबर रुका नहीं, अकबर गया और उठाकर छत से उसको धाड़ फेंक दिया, निपट गया ये। चलो अभी आगे बढ़ जाते हैं, ये तो था कुछ पर्सनल। अब आ जाते हैं अमीर में। अमीर में कौन कौन लोग विद्रोही हो रहे, एक तो महामंगा उनका बेटा देखा, उज्बेक भी हमें दिखाई देते हैं। उज्बेकों का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं बाबर के टाइम पीरियड में। तो बोल रहे हैं कि अमीरों में उज्बेक एक शक्तिशाली समूह थे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मालवा में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे। तो ये बोल रहा है कि जो ईस्टर्न यूपी वाला रीजन है, बिहार वाला रीजन है और मालवा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कई सारे उज्बेक भी थे। ओके, अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए थे मुगल्स के ही एम्पायर में। तो जब मुगल एम्पायर थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है, किस समय में, बैरम खां और अकबर के बीच में जो चल रहा है मतभेद जिस भी चीज को लेकर, तो उस समय ये उज्बेक भी कह रहे चलो मौका, इस अपॉर्चुनिटी को हमको अच्छे से भुनाना चाहिए। तो ये भी जो महत्वपूर्ण पद पर आसीन थे ये थोड़े एक्टिव हो जाएंगे। इनके द्वारा 1565 में विद्रोह कर दिया गया कि चलो मौका अच्छा है, क्या पता हम भी इंडिपेंडेंटली यहाँ के शासक बन जाए अपने क्षेत्र के। तो 1565 में ये जो अलग अलग जगह पर ईस्टर्न यूपी, बिहार और मालवा वाले क्षेत्र में उज्बेक बैठे हुए थे, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया और इनके विद्रोह के बाद अकबर ने इन्हें मिटाने का संकल्प लेकर जौनपुर की तरफ निकल गया। अकबर बोला अच्छा चलो अभी इनसे निपटना जरूरी होगा, तो अकबर पहुंचता है किधर, जौनपुर पहुंचता है। और जौनपुर को उसने तब तक अपना कैपिटल बनाए रखने का फैसला किया जब तक कि उज्बेकों को साफ ना कर दिया। अब देखो कैपिटल का क्या मतलब होता है, बेसिकली राजधानी एक ऐसी जगह होती है जहां पर राजा रहेगा, उसके जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी। कैपिटल मतलब एक्चुअल में सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी वहीं पर हो रही है, और कैपिटल जहां होती वहां पे सेना बहुत मजबूत होती है। कैपिटल पर कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अकबर ने जौनपुर को तब तक के लिए राजधानी बनाए रखा कि जब तक मैं उज्बेकों को यहाँ से रिप्लेस नहीं कर देता, क्योंकि यहाँ अगर मैं रह रहा हूँ तो यहाँ से मैं इनको इजीली मैनेज कर सकता हूँ और आगे के लिए ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए अभी इनसे निपटना सही रहेगा। तो फिर अकबर जो है वो बिल्कुल इधर उधर नहीं सोचता है, सीधे पहुंचता है कहाँ पर, जौनपुर। तो आप देखो अकबर के चैलेंजेस, बैरम खां के साथ ऐसा कुछ उसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं था बहुत ज्यादा, लेकिन जो थोड़ा बहुत चल रहा था उसका दूसरे लोगों ने फायदा उठाया, जैसे महामंगा, ठीक है, और उसके बेटे के बारे में हमने अभी डिस्कस करा। फिर उज्बेकों के बारे में हम देख रहे हैं, तो उज्बेक को भी पहले महामंगा और उसके बेटे से निपटता है। महामंगा से क्या ही निपटना था, वो तो खुद ही पॉलिटिकली हट जाती है। अदम खां से वो निपटा और उसके बाद से ये जाता है उज्बेकों से निपटने के लिए जौनपुर, उसको अपना कैपिटल बना लेता है। इस बीच मिर्जाओं ने भी विद्रोह कर दिया। मिर्जा जो यहाँ पर हमें दिखाई देते उत्तर प्रदेश में, इसका लाभ उठाकर अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम ने काबुल पर अधिकार कर लिया। तो अब लगातार जगह जगह रिवोल्ट हो रहे हैं, जैसे उज्बेक रिवोल्ट कर रहे हैं, मिर्जा रिवोल्ट कर रहे हैं। तो इसी समय अकबर का जो सौतेला भाई था वो किधर, वो बोलता है कि जो काबुल वाला क्षेत्र था ना, इस पर वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है कि मैं अकबर से अपनी अकबर के अधीनता जो है उसको त्याग रहा हूं और मैं अब इंडिपेंडेंट काबुल का रूलर हूं। ओके, अब अकबर के लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग फेज था, क्योंकि हर जगह से उसे रिवोल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब अकबर जो है उसने उज्बेक
जब जैसे ही यहाँ पर अकबर के भाई ने अपने आप को शासक घोषित किया, ये जो उज्बेक थे जो ऑलरेडी विद्रोह करके पड़े हुए थे, जिनको निपटाने के लिए अकबर जौनपुर जाके बैठा था, उन उज्बेकों ने बोला हाँ हाँ हम तुमको सपोर्ट कर रहे हैं। और भाई कोई तो उसको मान्यता देगा ना, जब वो वहां का अपने आप को शासक घोषित करा, उज्बेकों ने बोला हम तुमको मान्यता दे रहे हैं। अकबर को लगा ये तो गड़बड़ हो रहा है मामला, ठीक है। हालांकि अकबर ने जौनपुर से लाहौर कूच किया। अकबर को लगा पहले चलते हैं, पहले अपने भाई से निपटते हैं। तो ये जौनपुर से पहुंचता है लाहौर और वहां जाके मिर्जा हाकिम को पीछे हटने में मजबूर कर दिया अकबर की सेना ने, तथा लाहौर से वापस कहाँ आया, फिर से जौनपुर आया और आकर उज्बेक सरदार जितने भी थे जो विद्रोह कर रहे थे उसको उसने कुचल दिया। तो कुल मिला के जो काबुल वाला रीजन था उस पर भी इसने कंट्रोल कर लिया, स्थिति को बैलेंस कर लिया, और जो उज्बेकों ने उत्पात मचाया था उसको भी इसने शांत कर दिया, ठीक है। तो अकबर ने जैसे ही अपना किंगडम संभाला, उसको कुछ अपने रिश्तेदार जैसे महामंगा हो गए, अदम खां हो गया, उज्बेक जो है उनके रिवोल्ट का, अपने सौतेले भाई के विद्रोह का सामना करना पड़ा। लेकिन लगातार अकबर जौनपुर से लाहौर, लाहौर से जौनपुर घूमते हुए उसने सारी स्थिति को संभाल लिया और अपने आप को स्ट्रेंथन कर लिया। अब ये वो टाइम पीरियड था जब अकबर किस पर विचार करेगा। देखो ये जो भी उसके खुद के क्षेत्र में छोटे मोटे विद्रोह थे वो तो उसने शांत कर दिया। अब ये टाइम पीरियड था जब वो एक्सपांशन पे ध्यान कर सकता है। भई आप दूसरे से तो तब लड़ोगे ना जब आपके घर में खुद शांति होगी। घर ही में एक दूसरे का सर फोड़े हो तो बाहर वाला तो मजे लेगा ना, और वो तो उसको आपसे लड़ने का जरूरत नहीं, आप खुद ही वीक हो, इंटरनली वीक हो। तो पहले अकबर को अपने अंदर जो एम्पायर के अंदर की चीजें थी ना उसको सेटल करना था, जो उसने कर लिया बहुत कम समय में। अब अकबर का वो फेज था जब वो एक्सपांशन की ओर सोच सकता था कि मैं अपने क्षेत्र का कैसे विस्तार करूं, है ना। अपना अपना क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अब हम देखेंगे किधर किधर जाएगा, किधर किधर विस्तार करेगा। तो ऑलरेडी बैरम खां के टाइम पीरियड में हमने देखा कहां से कहां तक, अभी हमने डिस्कस करा ना, काबुल से लेके उधर आप चले जाइए, क्या बोलते हैं, जौनपुर वाला जो उधर पूरा रीजन है, वो मालवा हो गया, अजमेर हो गया, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था ऑलरेडी बैरम खां ने मुगल्स के अंतर्गत कर रखा था। अब इसके बाद कौन सा एक्सपांशन अकबर करेगा देखते हैं। मालवा पर बाज बहादुर नामक एक युवा शासक था। मालवा वाला जो रीजन है ना, वहां पर हमें दिखाई देता है कि ये जो इंडिपेंडेंट हुआ क्षेत्र होता है मालवा, यहाँ पर बाज बहादुर नाम का एक युवक रूल कर रहा था, ठीक है। अब जब बाज बहादुर रूल, कैसे इन्होंने मालवा पर कंट्रोल किया था, तो सारे अभियान खुद जाकर डायरेक्ट अकबर नहीं देखता था। हमें पता लगता है कि जो बाज बहादुर मालवा पर रूल कर रहा था, वहां से उस क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए अकबर ने किसको भेजा, तो अदम खां, जो इस अभी हमने जिसके बारे में जिक्र करा, जिसको छत से फेंका था, अदम खां के नेतृत्व में मुगल ने मालवा में मुहिम चलाई। और यहाँ से अदम खां पहुंचता है मालवा, और इस मालवा वाले क्षेत्र को उसने कॉन्कर कर लिया। बाज बहादुर हारा गया, लेकिन मुगलों के खिलाफ मालवा में प्रतिक्रिया, पहले मुगल्स ने मालवा वाले क्षेत्र को जीत लिया, बाज बहादुर को हरा दिया, लेकिन मुगल्स का जो भी एक्टिविटी था, मुगल क्या बेसिकली अदम खां थोड़ा सा ठीक प्रवृत्ति का आदमी नहीं था, तो जो भी वो वहां पर कर रहा था उससे लोगों ने रिएक्ट कर दिया। अब लोग ही आपके खिलाफ रिवोल्ट कर देगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो जब लोगों ने प्रतिक्रिया करी उसका फायदा उठा लेगा बाज बहादुर, और वो वापस से गद्दी पे बैठ जाता है। अब जब दोबारा गद्दी पे बैठता है ना, फिर अकबर के कान खड़े हो जाते हैं। अकबर को लगा कि अदम खां गड़बड़ कर रहा है, इसके बस की नहीं है, मुझे किसी और को भेजना पड़ेगा। और फिर इसके बाद अकबर ने वहां एक और मुहिम भेजा और यहां पर फिर मालवा को फाइनली अपने नियंत्रण में ले लिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट रीजन मालवा की तरफ किस तरह से अकबर ने अभियान चलाया, और 2 अभियान के तहत में मालवा को उसने कॉन्कर कर लिया। अब आ जाते हैं गढ़कटंगा। गढ़कटंगा क्षेत्र कौन सा है, नर्मदा नदी वाला ये जो रीजन है ना, और आज का जो आधुनिक प्रदेश है, इसको बोल रहा है ये गढ़कटंगा। बोल रहे यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था अमन दास। अमन दास के लिए एक और नाम का प्रयोग भी आपको मिल सकता है, संग्राम शाह। बेसिकली इस ये उपाधि इसको मिली थी, टाइटल मिली थी, तो अमन शाह या संग्राम शाह कुछ भी यूज किया जा सकता है एग्जाम में। गढ़कटंगा जो क्षेत्र है वो कौन सा है, आपने देख लिया। बोल रहे कि इस क्षेत्र में अमनदास या संग्राम शाह नामक व्यक्ति रूल कर रहा था। इस राज्य में बहुत सारे हमें गोंड दिखाई देते हैं, ट्राइब्स, और राजपूत रजवाड़े दिखाई देते हैं, ठीक है। अब अमन शाह ने अपनी स्थिति को कैसे मजबूत किया, तो इसने क्या करा, चंदेल राजा, महोबा में चंदेल शासक था, उसकी बेटी थी जिसका नाम था दुर्गावती, इससे अमन शाह ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। देखो जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस होते हैं ना, वो आपकी स्थिति बहुत ज्यादा सुधारते हैं। मतलब किसी भी आपके घर में भी लड़का होंगे, लड़की होंगे, जो भी होंगे, भाई बहन आपकी, किसी से शादी होती है तो उससे क्या होता है, आपका एक और परिवार जुड़ता है, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक फेवर होता है हर तरीके से, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर एक लेवल पर।
तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि अमन दास या संग्राम शाह जो है उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए चंदेल शासक की बेटी दुर्गावती से अपने बेटे का विवाह कर दिया। लेकिन ये थोड़ा सा इसका बैड लक बोलो जो भी बोलो कि इसके बेटे का देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद दुर्गावती जो है वो काफी बोल सकते हैं काफी मजबूत या काफी पावरफुल लेडी थी। इसने अपने नाबालिग बेटे को पद पर बिठाया और खुद उसकी संरक्षिका बनकर रूल करने लग गई। ओके, तो ये जो क्षेत्र था ना गढ़कटंगा वाला, इससे जब मुगल्स टकराएंगे तो वहां पर कौन रूल कर रही होगी? दुर्गावती रूल कर रही होगी अपने बेटे की संरक्षिका बनकर। तो गढ़कटंगा वाले क्षेत्र में मुगल्स ने इंटरेस्ट दिखाया और मुगल में भी मुगल्स का एक सरदार था, सॉरी सूबेदार था, जिसका नाम था आसफ खां। आसफ खां के बारे में बोला जाता है कि ये थोड़ा सा दुर्गावती के सौंदर्य से काफी प्रभावित था। ओके, और कहीं ना कहीं वो भी एक रीजन था, इसने डिसाइड किया कि हम इस क्षेत्र पर अटैक करेंगे। तो मुगल सूबेदार आसफ खान ने रानी की राजधानी चौरागढ़ पर अटैक करके उसको कॉन्कर कर लिया। अब कभी भी आप कब किसी क्षेत्र को जीत लिए या किसी रीजन को जीते हुए माने जाते हो जब आप उसके कैपिटल पर अपना नियंत्रण कर लो। तो सीधे राजधानी पर अधिकार कर लिया और यहाँ से उसको बेहिसाब धन मिला था। इस रीजन से गढ़कटंगा वाले जो कैपिटल था, इतना ज्यादा इसको धन मिला था और इस धन का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इसने मुगल्स को दिखाया। हालांकि जब अकबर को पता लगा तो अकबर ने उसको उठवा लिया, उठवाकर बाकी जो बचा हुआ पैसा था या जो भी लूटा था इसने, सारा का सारा धन अकबर ने निकलवाया। ओके, तो इस लूटपाट में बेहिसाब लूट का माल प्राप्त हुआ, जिसके बारे में बोला जाता है कि वो खुद कंफ्यूज थे कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, इतना ज्यादा यहाँ से इनको धन संपत्ति मिला। ठीक है, अगले 10 वर्षों में अकबर ने राजस्थान के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मालवा वाला रीजन हो गया, गढ़कटंगा वाला क्षेत्र हो गया, इन सब पर अपना नियंत्रण स्थापित हुआ। अब अकबर किधर की तरफ मूव करेगा? राजस्थान। राजस्थान में भी छोटे छोटे काफी सारे राजपूत स्टेट्स दिखाई देते, कुछ अकबर और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, कुछ ऐसे भी राजपूत स्टेट्स होंगे जो कि डायरेक्टली अकबर के साथ में समझौता कर लेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है चित्तौड़ पर आक्रमण उसका एक महत्वपूर्ण कदम था, जहां 6 माह की घेराबंदी के बाद 1568 में चित्तौड़ का पतन हो गया। तो यहाँ पर अकबर के द्वारा एक मिलिट्री क्या बोलते हैं कॉन्क्वेस्ट चलाया गया था चित्तौड़ नामक क्षेत्र में और इसको अकबर ने जीत लिया। मतलब जो राजपूत स्टेट्स होते थे बेसिकली उनका फोर्ट किला, उसको भेदना बहुत मुश्किल होता था। तो 6-6 महीने तक घेराबंदी करके रखते थे किला। बेसिकली इस तरह से कोई मतलब ये कोई राजा है, इसका ये रीजन है, इसके चारों ओर उसने बड़ा सा किला बना दिया, ऊंची ऊंची दीवार और एक बड़ा सा गेट होता था और इन दीवारों के ये दीवार जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करती थी। तो जब भी कोई अटैक करता था, अब ये किला होने की वजह से इस किले को भेदना बहुत मुश्किल होता था। अगर इस किले के चारों ओर कुछ ना कुछ ऐसे प्रोटेक्ट करने के लिए चीजें बनाई जाती थी, कहीं पे दलदल बना दिया जाता था, बीच में पानी वाला क्षेत्र बना दिया जाता था ताकि अगर सेना अटैक करना चाहे उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाए। बाय चांस अगर ये दीवार पे चढ़ने की कोशिश करती थी तो दीवार पे ऐसे छोटे छोटे से होल्स बनाए जाते थे, उन होल से गर्म पानी गर्म तेल उबलता हुआ जैसे कढ़ाई में पकौड़े बन जाएंगे उस टाइप का। यहाँ पे ऐसा उसका थोड़ा सा स्टीप स्लोप बनाया जाता था, उससे बड़े बड़े पत्थरों को डगरा दिया जाता था, तो नीचे से चढ़ गए सेना, ऊपर से पत्थर गिरा दिया, सब निपट गए। तो ये किले को भेदना बहुत मुश्किल होता था। तो कई बार किलों को तोड़ने के लिए उसको घेराबंदी कर ली जाती थी। अब घेराबंदी में क्या होता था कि अंदर किले के जो इतने सारे लोग हैं, पूरा राज्य है, उसके पास में एक रसद सामग्री की एक सीमा ही होगी ना कि कितने समय तक, कैपिटल की तो किलेबंदी करोगे, पूरे क्षेत्र की थोड़ी। तो अब यहाँ पर एक सीमा में ही होगा ना जो भी खाद्य सामग्री होगा। तो दूसरे जो अटैकर्स होते थे कई कई बार उसे घेर के बैठ जाते थे कि कभी तो तुम किले से बाहर निकलोगे ना, एक समय आएगा जब खाना पीना किसी चीज की कमी होगी। तो बस यही था, 6 महीने की घेरेबंदी के बाद फाइनली अकबर ने भेद लिया चित्तौड़ के किले को और इसके साथ चित्तौड़ पर इसका नियंत्रण हो गया। राणा उदय सिंह ने जैमल और पट्टा को किले का भार सौंपा। अब यहाँ पर बोला जाता है कि ये जब समझ आ गया था किसको, राणा उदय सिंह को, कि भाई ये जो किला है अब इसको अकबर भेद लेगा, तो उसने ये पूरे किले की जिम्मेदारी किसको सौंप दी थी? जैमल और पट्टा को सौंप दी थी। ये 2 महत्वपूर्ण शूरवीर राजपूत थे और जो राणा उदय सिंह था वो चला जाता है जंगल में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। इन्होंने बहुत शूरवीरता के साथ अकबर से लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने किले को भेद लिया और कहा जाता है कि जैसे ही मुगल्स अंदर घुसे किले को भेदते हुए, वहां पर उन्होंने बिल्कुल तहस नहस मचा दिया था। हालांकि अकबर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था जैमल और पट्टा की शूरवीरता से, इस वजह से उस किले के बाहर उसने इन दोनों का पत्थर में जो मूर्ति वगैरह होता है वो भी बनवाया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चित्तौड़ का पतन हो गया, रणथंभौर जीत लिया फिर अकबर ने।
जिसे राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है। तो चित्तौड़ के बाद किधर भाग रहा है? रणथंभौर। आगे अनेक राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता मानी। बहुत सारे ऐसे राजपूत स्टेट्स हैं जो डायरेक्टली अकबर की अधीनता मान लेंगे, जिसमें हमें बीकानेर, जैसलमेर ये सब दिखाई देता है। लेकिन कुछ से प्रतिरोध भी मिल रहा है, जैसे कि मेवाड़। मेवाड़ जो है उसने प्रतिरोध जारी रखा। तो चित्तौड़ है, मेवाड़ है, यहाँ के राजपूत रूलर्स ने अकबर को रेजिस्ट किया, अपने क्षेत्र में डायरेक्ट नहीं आने दिया या अधीनता डायरेक्ट स्वीकार नहीं की। हुमायूं कुछ समय तक गुजरात में, अब ये राजस्थान का स्टेटस तो आपने देखा, तो काफी बड़े राजस्थान के क्षेत्र में अकबर ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, या तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट चला के, या फिर अकबर ऐसा बोलता था कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार लो, तुम जहां पर रूल कर रहे हो वहां पर रूल करते रहो, ठीक है। इवन मुगल्स के और राजपूत के वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए थे कई जगह पर, हम देखते हैं ऐसा। तो ऐसा नहीं था, मुगल्स राजपूत के बीच में बहुत अच्छे भी रिलेशंस थे, और कई जगह पर ऐसा था कि मुगल्स ने बोला था कि आप हमारी अधीनता, अधीनता बेसिकली ये होता था कि तुम अपने क्षेत्र में रूल करोगे, लेकिन तुम हमारी जो है उसको पावर को थोड़ा सा मानोगे, है ना, या फिर एक तरह से कोई भी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले, या फिर एक वार्षिक रूप से नजराना भेजना, ये सारी चीजें चलेंगी। अधीनता बेसिकली यही होती थी। अब यहाँ पर बोल रहा है गुजरात का क्या स्टेटस था, तो अब पहुंचते गुजरात में। देखो, गुजरात में अकबर गुजरात को अपना क्षेत्र इसलिए मान रहा था क्योंकि हुमायूं जब आया था, हमें पता है कि हुमायूं कुछ समय तक गुजरात में शासन कर चुका था। तो अब भले ही हुमायूं कुछ समय तक ही रूल करता है, गुजरात इंडिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी अकबर के दिमाग में कहीं ना कहीं था कि ये भी कभी मुगल्स का हिस्सा था, तो इसको वापस से मुझे जीतना है। और इसी आधार पे अकबर ने गुजरात पर अपना दावा निर्धारित कर दिया। 1572 में अकबर अजमेर के रास्ते अहमदाबाद की ओर बढ़ा, और अकबर को बहुत कुछ प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे वो अहमदाबाद पहुंचा, वहां पे बिना लड़े वहां के शासक ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1572 तक गुजरात भी इसके नियंत्रण में आ गया। भड़ौच है, बड़ौदा है, सूरत है, इन सब पर कब्जा बैठे मिर्जाओं की ओर से, इन सब पर कब्जा जमाए बैठे जो भी मिर्जा थे, उनसे अकबर ने बहुत इजीली चीज़ों को मैनेज कर लिया। और यहाँ से कौन गए थे अकबर की तरफ से वॉर को लड़ने के लिए, तो बता रहा है मान सिंह और भगवान दास, ये खुद भी राजपूत ही थे। तो बेसिकली राजपूत भी बहुत सारे ऐसे थे जो कि मुगल्स के दरबार में अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए थे, सैन्य विभाग संभाल रहे थे, अधिकारी पद पर बैठे हुए थे। तो इनके द्वारा फाइनली जो गुजरात वाला रीजन है, महत्वपूर्ण भड़ौच, बड़ौदा, सूरत, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। इसके बाद अकबर किसकी तरफ, बंगाल की तरफ रुख करेगा। तो सबसे पहले तो अकबर ने अपने ही क्षेत्र की अशांति को शांत किया। हमने देखा मालवा पर किस तरह से आदम खां जो है, फिर अकबर दूसरा अभियान भेजता है। फिर इधर राजस्थान में हम देखते हैं किस तरह से अलग अलग क्षेत्र जो है उस पर नियंत्रण स्थापित करेगा, चित्तौड़, मेवाड़ वगैरह। फिर गुजरात में इसका एक अभियान जाता है मान सिंह और भगवान दास के नियंत्रण में। तो सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के बाद से अब ये वापस कूच करेगा किस तरफ, बंगाल और बिहार की तरफ। बंगाल बिहार में कौन बैठे हैं, अफगान बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अकबर ने बंगाल की तरफ रुख किया, जहां पर अफगानों का वर्चस्व था। और अफगानों का वर्चस्व कब से था भैया, बाबर के टाइम पीरियड से ही बना हुआ था, और उन्हीं अफगानों ने इसके पिता हुमायूं को भी रिप्लेस किया था। अब भले ही हुमायूं वापस आ गया, अकबर ने वहां पे रूल करना चालू कर दिया, लेकिन अभी भी बंगाल बिहार में अफगान अपनी उस स्थिति में बने हुए हैं। तो इसके बाद अकबर ने बंगाल की तरफ रुख किया, जहां अफगानों का वर्चस्व था। अकबर ने पहले पटना पर अधिकार कर लिया। पटना पर अधिकार करके इसने क्या करा, अपने जो संचार की स्थिति थी ना, उसको मजबूत किया कि किस तरह से यहां से वहां मैं अपनी सेना को भेज सकता हूं। तो एक छोटे से क्षेत्र पर पहले इसने अपना नियंत्रण स्थापित किया और अपनी स्थिति को वहां पे मजबूत किया कि मुझे अगर वॉर लड़ना है तो यहां से मेरी संचार की व्यवस्था क्या होगी, सेना कैसे आवाजाही करेगी, ठीक है। उसके बाद वापस अकबर चला जाता है, एक व्यक्ति को यहाँ पर बिठा के पटना में वापस चला जाता है अपने क्षेत्र में, आगरा चला जाएगा। फिर उसने बंगाल पर हमला किया, दोबारा आकर बंगाल पर हमला करेगा और दाऊद को शांति संधि के लिए विवश कर दिया। बंगाल का शासक था दाऊद, अफगान है बेसिकली ये, और जो इसका बंगाल पर अटैक था, फाइनली वहां पर दाऊद जो है इसके साथ ट्रीटी करने को मजबूर हो जाता है। अभी भी फाइनल कोई डिसीजन नहीं आया अकबर का। अब जो फाइनल अटैक होगा वो होगा 1576 में। अंतिम रूप से बिहार में एक बहुत कड़ी जंग हुई, किसके बीच में, अफगान शासक दाऊद खां और इधर से अकबर की तरफ। और इसमें अकबर जो है उसने दाऊद खां को पराजित कर दिया, साम्राज्य का विस्तार जो है हो गया, और ये बंगाल बिहार वाला क्षेत्र भी इसके नियंत्रण में आ गया। और ये
इसका जो एक्सपांशन था वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहले चरण का समापन हुआ जो भी इसका साम्राज्य विस्तार या सुदृढ़ीकरण था। ठीक है, तो 1572 में गुजरात, 1576 तक ये बिहार और उसके आसपास का क्षेत्र जो अफगानों के नियंत्रण में था, कहीं ना कहीं वहां पर अकबर ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। तो ये था अकबर के टाइम पीरियड का मिलिट्री एक्सपांशन। मालवा वाला रीजन हो गया, ये पूरा मालवा है। इधर आ जाइए गुजरात, ये राजस्थान हो गया। इधर आ जाइए बिहार वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश है, आगरा दिल्ली वाला क्षेत्र। जो दक्षिण की तरफ है ना, वहां पर अकबर नहीं घूमेगा, वहां औरंगजेब हमें जाते हुए दिखाई देगा। तो जो मुगल्स हैं उन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथन कर लिया। अब ये जो अकबर है 1556 से 1605 तक दिखाई देगा। अकबर के बाद जहांगीर आता है, फिर शाहजहां आता है। तो ये जो एम्पायर बनाया है ना, ये आगे कंटिन्यूअस बने रहेगा। ठीक है, चलो अब बढ़ जाते हैं प्रशासन की तरफ कि अकबर के टाइम पीरियड में किस तरह का प्रशासनिक तंत्र दिखाई देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था। अकबर ने इतना बड़ा जो एम्पायर अपना स्टैब्लिश कर लिया था, अच्छा खासा एम्पायर है ना, ये देखो इधर काबुल से लेके पूरा क्षेत्र इसके नियंत्रण में आ गया। तो इतना बड़ा एम्पायर हमें कब दिखाई दिया था, हमने थोड़े समय के लिए तुगलक्स के टाइम पीरियड में देखा था, है ना। हालांकि वो काबुल तक तो नहीं गए थे, उनका दक्षिण की तरफ ज़्यादा प्रसार था। और उसके पहले हमने कब देखा था, गुप्तास के टाइम पीरियड में देखा था, वर्धन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। और सबसे पहले हमने मौर्यंस के टाइम पीरियड में देखा था। तो वापस से नॉर्थ इंडिया में इतना बड़ा किंगडम कौन बनाते हुए दिखाई देता, अकबर। अब इतने बड़े किंगडम जो इसने बनाया है, इस पर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था, मतलब आप इस पर प्रशासन कैसे करोगे, प्रशासन तो करना पड़ेगा ना, मैनेज तो करना पड़ेगा। तो प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, मालगुजारी प्रशासन के लिए अकबर ने शेरशाह की व्यवस्था को अपनाया। मालगुजारी मतलब क्या, कि जो भी वहां से लगान वगैरह कलेक्ट करना था, तो उसके लिए इसने कुछ खास चेंजेस किए नहीं। अफगान शासक शेरशाह ऑलरेडी प्रशासनिक रूप से काफी इंटेलिजेंट था, बुद्धिमान था कैसे प्रशासन चलाना है। शेरशाह ने काफी अच्छा प्रशासन चलाना सीखा भी था। जब वो उसके पिता जौनपुर के जागीरदार थे, उसी समय उसने प्रशासन सीखा था। तो शेरशाह एक व्यवस्था लेकर आया था जिसको बेसिकली जब्ती व्यवस्था कहते हैं। उसमें क्या था कि शेरशाह भूमि का प्रॉपर मापन करता था, पैमाइश करता था, सॉरी, कि कितनी भूमि है, और उस भूमि की उर्वरता भी देखता था कि एक्चुअली इसकी प्रोडक्टिविटी कितना है ना। भूमि कितनी बड़ी है, प्रोडक्टिविटी कितना है। बड़ी भूमि है लेकिन प्रोडक्टिविटी है ही नहीं वहां की, कुछ भी बो रहे हो, बंजर जमीन है, पैदा ही नहीं हो रहा है या कम पैदा हो रहा है, और उस पर तुमने कोई जमीन बंजर है, कोई थोड़ी कम बंजर है, कोई बहुत उपजाऊ है, सब पे एक जैसा अगर आप मालगुजारी या लगान डाल दे रहे हो, तो किसानों का तो शोषण हो जाएगा ना भाई। जिसका अच्छा क्वालिटी का उसको तो ठीक है, लेकिन उसी हिसाब से अगर बाकी का भी डाल दिया, उसका तो प्रोडक्शन ही नहीं है उतना। तो इस वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती थी। शेरशाह चाहता था कि, उसको पता था कि राज्य के संसाधन का स्रोत क्या है, जो किसानों से आपको टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है, जो भी मिल रहा है ना। तो अब किसानों से राजस्व संग्रहण करते हुए ये जरूर ध्यान रखना है कि यही आपका मेन सोर्स है। तो मेन सोर्स मरना नहीं चाहिए, है ना। अगर आप एक बारी, क्या मुर्गी है कोई सोने का अंडा दे रही है, अब आपके मन में लालच आ गया, अब आप सोचोगे ये रोज रोज एक एक अंडा क्या एक ही बार काट के निकाल लो, तो काट लिया आपने, 2 अंडे निकाल भी लिए उसके अंदर से, फिर तीसरा कहाँ से आएगा। तो उसको पता था कि मेन सोर्स क्या है, हमारे फार्मर्स ही है, और फार्मर्स को हमें अच्छी स्थिति में रखना होगा, ये हमें हमेशा ही रेवेन्यू देंगे। तो इसके लिए सही प्रकार से उसका इम्पोज करना होगा, और सही प्रकार से इम्पोज का मतलब कम लगान लगाना नहीं, कौन कितना लगान देने की क्षमता रखता है उससे सही तरीके से इम्पोज होगा। अगर हम एकदम कम लगान भी कर देंगे, मान लो बोल दे कि भैया 1/6 पार्ट ही देना है, तो उससे राज्य को पैसा नहीं मिलेगा, राज्य कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। दूसरी ओर अगर हम एकदम ज्यादा लगा देते हैं, तो उससे अगर किसी की जमीन कम है या फिर उपजाऊ नहीं है, तो उनका शोषण हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली एक्टिव होना पड़ेगा, जमीनों की पैमाइश करनी पड़ेगी, उसकी उर्वरता देखनी पड़ेगी, और उस हिसाब से हमें गांव के गांव निर्धारित करने पड़ेंगे, और इस व्यवस्था को ही जब्ती व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, तो अकबर है, उसने कोई चेंज नहीं किया, उसने उसी व्यवस्था को कंटिन्यू कर दिया, उसको लगा ये व्यवस्था ठीक है अपने आप में। तो अकबर ने वही व्यवस्था अपनाई जो शेरशाह लागू करके गया था, जहां कृषि क्षेत्र की पैमाइश की जाती थी और फसल दर तय किया जाता था, कितना किसी के पास लैंड है, और या फिर पूरे गांव के पास कितना क्षेत्र है और कितना उपजाऊ है, उसके हिसाब से उसका फसल दर तय किया जाता था कि आपको कितना हिस्सा देना है, 1/3, 2/3, 1/6 हिस्सा। ठीक है, अकबर ने जो चेंज किया वो चेंज क्या था, अकबर थोड़ा सा इसमें और ज्यादा बोल सकते हैं कि क्लैरिटी लाना चाहता था। फॉर एग्जाम्पल किसी वर्ष किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा
उत्पादन हो गया, लेकिन अगले ही वर्ष उसी क्षेत्र में उत्पादन कम हो रहा है। तो अगर आपने एक निर्धारित भी कर दिया, इस साल आप निर्धारित करते हुए पिछले साल का देख रहे हैं कि पिछले साल कितना प्रोडक्शन हुआ, आपने देखा भाई पिछले साल तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था, तो इसके हिसाब से हमने मालगुजारी इन पर डाल दी, लेकिन उस क्षेत्र में अगले साल प्रोडक्शन कम हुआ। तो अकबर और ज़्यादा चीज़ों को क्लियर करने के लिए क्या लेकर आता है, एक नई पद्धति लेकर आता है जिसको बोलते हैं दहशाला पद्धति। दहशाला पद्धति बेसिकली क्या था, किसी जब्ती व्यवस्था का और अच्छा स्वरूप था, जिसमें 10 साल तक जो किसी लैंड का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था उसका एवरेज निकाला जाता था कि इस क्षेत्र में पिछले 10 सालों में कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसको टोटल करके डिवाइड कर दोगे, एवरेज निकल जाएगा ना कि एक साल तो 5 किलो हुआ, अगले साल 20 किलो हुआ, फिर अगले साल 2 किलो हुआ। तो एक एवरेज निकल कर आया कि अच्छा एवरेज क्या है कि यहाँ हर साल 8 से 10 किलो अनाज पैदा होता है, तो अब उस एवरेज पे लगाया जाएगा। समझ में आया? तो अकबर ने पहले वार्षिक आकलन की व्यवस्था अपनाई जो ऑलरेडी चल रहा था शेरशाह सूरी के समय से, लेकिन कानूनगो, ये थोड़ा सा याद रखें, छोटे छोटे टर्म्स है। कानूनगो नामक अधिकारी इस व्यवस्था में काम करते थे कि वो वार्षिक रूप से निर्धारित किया जाता था। अकबर को पता लगा कानूनगो जो व्यक्ति है, जो कानूनगो बेसिकली एक पद है, उस पर जो व्यक्ति बैठ रहा है वो बहुत गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो उसने डिसाइड किया कि पहले तो हम इसको साइड करते हैं, और उसने इसकी जगह पर करोड़ी नामक पद बनाया। करोड़ी जो पद होता था, इस पर जो लोग बैठते थे, बेसिकली करोड़ी नाम कि 2.5 लाख के आसपास ये रेवेन्यू वसूल करते थे, तो इनको थोड़ा सा ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ बिठाया गया, इनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दी गई, जवाबदेहिता बढ़ा दी गई, ताकि ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हुए मीडिएटर का काम करे, गड़बड़ ना करे। दूसरा, अकबर ने दहसाला नामक नई व्यवस्था की शुरुआत की। तो उसने बिचौलिया जो अधिकारी था उसको बदला, करोड़ी नामक अधिकारी लेकर आया। दूसरा, उसने दहशाला व्यवस्था की शुरुआत की जहां पर पिछले 10 साल में विभिन्न फसलों की जो औसत उपज है और जो उनका औसत मूल्य भी रहा है, किसी साल महंगाई ज्यादा है तो मूल्य ज्यादा मिल गया है ना गेहूं का, और अगले साल महंगाई कम है, और महंगाई बेसिकली क्या, डिमांड सप्लाई पर ही डिपेंड करता है ना। तो जिस साल प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, मानो किसी साल पेड़ में, जैसे इस साल गर्मी में बहुत ज्यादा आम का प्रोडक्शन हो गया, तो प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि सप्लाई अच्छी है, डिमांड तो वही रहेगी ना जो पिछले साल थी। और किसी साल ऐसा हो गया नेक्स्ट ईयर, मानो कि आम की फसल बहुत अच्छी नहीं हुई, कम हुई, और डिमांड उतनी है। अब ज़्यादा लोग डिमांड करने वाले, सप्लाई कम हो गई, फसल थोड़ी कम हुई, तो महंगाई बढ़ गई। तो उसने केवल औसत उपज नहीं देखा बल्कि प्राइस को भी देखा, औसत मूल्यों का भी हिसाब लगाया, और फिर बताया कि भाई तुमको कितना इसमें से राज्य का हिस्सा देना होगा। तो वो फिर राज्य का हिस्सा तय किया, जो इन जनरल कितना था, उस जमीन से जो प्रोडक्शन हो रहा था, जो मूल्य थी, जितना भी आता था उसका 1/3 लिया जाता था। तो अकबर के ही किंगडम में अलग अलग क्षेत्रों का जो 1/3 हिस्सा था वो अलग अलग आएगा ना, किसी का ज्यादा प्रोडक्टिविटी तो 1/3 उसका ज्यादा है, किसी का कम प्रोडक्टिविटी उसका 1/3 कम आ जाएगा, ठीक है। अकबर ने आकलन की बहुत सारी अलग अलग विधियां भी अपनाई थी। दूसरी विधि को भी अपनाया जिसे बटाई या फिर गल्ला बख्शी कहा जाता था। तो एक तो आपने देखा दहशाला पद्धति, जब्ती का ही एक नया रूप था। दूसरा गल्ला बख्शी। गल्ला बख्शी में क्या होता था कि फसल पर जो खड़ी फसल थी, एक तो इसमें क्या था दहशाला में कि हमने एक एवरेज निकाल कर दे दिया आपको, अभी फसल हुई नहीं है। जो गल्ला बख्शी था ना, इसमें बेसिकली खड़ी फसल में हिस्सा तय किया जाता था कि आपने पहले नहीं तय करा है, पहले प्रोडक्शन हो गया, अब जो फसल निकल कर आई है उस फसल को किसान और राज्य के बीच एक निश्चित अनुपात में बांट दिया जाता था कि ये जो फसल कट कर आई है इसका इतना हिस्सा इधर जाना चाहिए, इतना हिस्सा इधर जाना चाहिए। समझ में आ गया? मतलब अब किसी समय कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कुछ भी ऐसा हो गया और प्रोडक्शन कम है, 10 ही किलो पैदा हुआ, तो उस फसल पर फिर राज्य का हिस्सा होगा। देखो पैदा 10 ही किलो हुआ, 2 किलो तुम ले लो और बाकी 8 किलो हम। आप समझ पा रहे हैं? तो ये जो व्यवस्था थी वो गल्ला बख्शी कहलाती थी। अब ये दोनों ही सिस्टम अकबर के एम्पायर में चल रहा था, जब्ती का नया रूप दहशाला और गल्ला बख्शी। और किसानों को अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर वगैरह आता है तो किसानों को ये छूट होती थी कि वो इनमें से कौन सी व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं। उस समय किसान चाहे फसल तबाह होने की स्थिति में किसानों को जब्ती और बटाई, मतलब आपको इस व्यवस्था में मालगुजारी देनी है कि तुमको ये वाली व्यवस्था बटाई, इसको गल्ला बख्शी या बटाई वाला कहा जाता, तो तुमको ये व्यवस्था चाहिए। तो किसान खुद भी डिसाइड कर सकते थे कि ये इसमें से कौन से तरीके से अपना मालगुजारी देना चाहते हैं। कौन सी स्थिति में डिसाइड कर सकते थे? जब फसल बर्बाद हो जाती थी किसी वजह से, कोई नेचुरल डिजास्टर वगैरह आ जाए, ठीक है। अकबर के काल में एक और व्यवस्था थी मालगुजारी की जिसको नसक कहा जाता था। नसक क्या होता था
कि जहां एक किसान अतीत में जो राशि दे रहा था उसी के आधार पे दे राशि का एक हिस्सा काम चलाओ हिसाब से लगा लिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल कोई दूर दरार के क्षेत्र है, अब वहां मतलब इतना बड़ा एम्पायर है, तो कई हर जगह पर जरूरी नहीं था ना कि वो पूरा जाके पैमाइश करके प्रॉपर हिसाब लगाया जा सके। तो कई कई ऐसे भी दूर दराज के क्षेत्र थे जहां पर ये नसक व्यवस्था चलती थी, जहां पर बोल दिया जाता था कि आप पहले कितना देते थे, अच्छा इतना देते थे, चलो उसके हिसाब से आपका ये हम तय कर दे रहे हैं। तो बेसिकली ये 3-4 व्यवस्थाएं हमें दिखाई देती है। मालगुजारी तय करते वक्त कृषि की निरंतरता का भी ध्यान रखा जाता था। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जमीन जो है वो उस पर कब से कृषि हो रही है या नहीं हो रही है इसका भी ध्यान रखा जाता था। होता है ना कि किसी जमीन पर आप रेगुलर कृषि कर रहे हो, किसी पर आपने एक एक साल छोड़ के कर रहे हो क्योंकि उसकी जमीन की उत्पादकता इतनी नहीं है। कोई कोई जमीन होती थी कि कई कई साल से उस पर खेती ही नहीं हुई है, तो यही नहीं देखा जाता था। बोल रहा है कि जब आप ये फिक्स करता था ना अकबर मालगुजारी, तो उसमें कृषि की निरंतरता का भी ध्यान रखा जाता था। जैसे हर साल जुताई करने वाली जमीन को पोलद जमीन कहा जाता था। पोलद जमीन जहां पर हर साल ही प्रोडक्शन हो रहा है। जब इस पर खेती नहीं होती थी तो यही जमीन परती जमीन कहलाती थी कि भाई इस साल इस पर खेती नहीं हुई है तो ये अगले साल इसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये जमीन परती पड़ी है। परती मतलब खाली छोड़ दिया गया था। और 2 या 3 साल से अगर जमीन पर खेती हो ही नहीं रही है, लगातार 2-3 साल से आप उसको परती छोड़ रहे हो, तो उस जमीन को क्या कहा जाता था, चाचड़ कहा जाता था। तथा उससे अधिक समय तक अगर जमीन खाली छूटी हुई तो उसको क्या कहा जाता था, बंजर कहा जाता था। बेसिकली सॉइल जो है, जब आप उस पर प्रोडक्शन करते हैं, कोई चीज उगाते हैं, उससे भी तो उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसका पूरा एक साइकिल फ्लो बनता है ना। और वो जमीन ऐसी छोड़ी हुई है तो उसको क्या बंजर जमीन में आ जाएगी। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जमीन को भी देखा जाता था कैसी जमीन है ये। ओके, ये पोलद जमीन है, परती जमीन है, चाचड़ जमीन है या फिर बंजर जमीन है, उसके हिसाब से भी उसकी मालगुजारी तय की जाती थी। तो अकबर ने शेरशाह सूरी वाली ही चीजों को कंटिन्यूअस किया, कुछ और नए चेंजेस के साथ में, जिसने डेफिनेटली कृषकों की स्थिति में सुधार किया। इवन अकबर जो है ना वो किसानों के प्रति बड़ा वो था, उदार टाइप का था। वो बोलता था अधिकारियों को कि आपको किसानों के प्रति निर्दयता नहीं दिखानी है, चीजों को थोड़ा सा देखकर मैनेज करना है। अगर उनकी स्थिति खराब है तो उन पर एकदम प्रेशर नहीं डाल देना मालगुजारी देने का। समझ में आया। मनसबदारी व्यवस्था और सेना, ये क्या था। अब आ जाते हैं अकबर की सेना पर। अभी आपने देखा कि उसका पूरा रेवेन्यू सिस्टम क्या था, है ना। अब आ जाते हैं सेना। सेना में हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको बोलते हैं मनसबदारी। मनसबदार, बार बार आप ये वर्ड सुनते हैं। बेसिकली होता क्या है, मनसबदारी व्यवस्था में अकबर के एम्पायर में जितने भी अधिकारी पद पर लोग बैठे हुए थे, उन अधिकारियों को एक मनसब या श्रेणी दी जाती थी कि भाई वो बेसिकली उसका एक एक्चुअल स्टेटस था कि इसका मनसब क्या है। मनसब मतलब क्या, वो दिखाएगा कि वो कितना पावरफुल है, क्या है उसका सैलरी होगा, क्या उसका स्टेटस होगा, कितनी उसके पास में अपनी सेना होगी। तो जितने भी अकबर के दरबार में अधिकारी होते थे उनको एक कैटेगरी दिया जाता था, एक श्रेणी दिया जाता था जिसको मनसब से कैलकुलेट किया जाता था। ठीक है। सबसे कम मनसब 10 का होता था और सबसे अधिक मनसब 5,000 का होता था। बाद में अकबर ने इसको एक्सपैंड कर दिया था, 5 की जगह पे 7,000 भी कर दिया था, जो औरंगजेब के समय तक चला आएगा। तो कुछ अधिकारी ऐसे भी थे जिनका मनसब 5,000 तक होता था। अब आप बोलोगे ये 10 मनसब 5,000 मनसब क्या है भाई ये। तो आरंभ में केवल एक सवार मनसब होता था। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मनसबदार वो व्यक्ति होता था जिसको एक कैटेगरी में रखा जाता था, जिस कैटेगरी को मनसब कहा जाता था। बोल रहे शुरुआत में जब भी किसी को मनसब या श्रेणी दी जाती थी तो उसके पास क्या होता था, एक ही चीज होती थी। मनसब का मतलब सवार। सवार क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन 40वें साल से, अकबर के रूल के 40वें साल से मनसब जो है इसके अंदर 2 चीजें आ गई, एक जात और दूसरा सवार। थोड़ा सा समझिएगा। जात शब्द का अर्थ है व्यक्तिगत, इंडिविजुअल की बात कर रहा है। अगर बोला जा रहा है कि तुम मनसबदार हो, ठीक है, और तुम किस श्रेणी के मनसबदार हो, बोला जा रहा है अच्छा तुम्हें जो मनसब मिला है वो 500 का मिला है। इसका मतलब 500 मनसब का मतलब इसमें 2 चीजें आएंगी, एक आएगा जात, एक आएगा सवार। जात मतलब इंडिविजुअल बात कर रहा है कि 500 मनसब का मतलब हो गया कि इसके हिसाब से इंडिविजुअल तुम्हारी सैलरी कितनी होगी। इसमें एक व्यक्ति का निजी पद डिफाइन होता है और उसको देय वेतन डिफाइन होता है कि तुम जो अधिकारी हो, अगर तुम 500 मनसब के मनसबदार हो, इसका मतलब है इसके हिसाब से तुम्हारा जात क्या हो गया, इस पद पर हो तुम, 500 मनसब वाले मनसबदार हो, मतलब तुम्हारा ये पद हो गया।
और इसके हिसाब से तुम्हारी ये सैलरी हो गई। व्यक्तिगत रूप से जो उसको सैलरी डिफाइन किया जाता था उसको जात बोलते थे। और इसमें एक और टर्म यूज कर रहा है सवार। मनसबदार हो तो तुम्हारा इतना जात, 500 जात, और ये सवार। सवार का क्या मतलब होता था? सवार का मतलब है एक व्यक्तिगत को कितने घुड़सवार रखने। जो अधिकारी होता था ना मुगल दरबार में, जो भी कोई ऑफिसर होता था ना, वो जिस भी कैटेगरी का मनसबदार होता था उसके हिसाब से डिसाइड होती थी दो चीजें। एक जिसको बोल रहा है ये जात, और दूसरी चीज सवार। जात का मतलब है कि तुम्हारी खुद की इंडिविजुअल सैलरी कितनी होगी, और सवार का क्या मतलब है तुम कितने घोड़े रखोगे। मतलब हर एक अधिकारी कुछ सेना रखता था। अब आपके समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। एक सवार का मतलब क्या होता था कि दो घोड़े, मतलब एक ऐसा सेना होगा और उस सेना के पास दो घोड़े होंगे तो इसको एक सवार। एक सवार में दो घोड़े क्यों लिए जाते थे? क्योंकि अकबर का मानना था कि जब भी हम कोई वॉर वगैरह लड़ते हैं तो जो लोग वॉर लड़ रहे होते घोड़ा, उनको रेस्ट भी चाहिए, तो उनकी जगह रिप्लेस होके, मतलब एक सवार के अंदर दो घोड़े माने जाते थे, तो इसको एक सवार कहा जाता था। अब आपके समझ में आ गया? तो हर एक अधिकारी का एक जात कि आपका कितना सैलरी होगा। सवार अगर 500 मनसब की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि उसको 500 सवार रखने होंगे। 500 सवार मतलब 500 तो घुड़सवार होंगे और उसके अंदर में 1000 घोड़े होंगे। अब इसका क्या मतलब है कि हर एक अधिकारी को, अब ये अधिकारी जो है उसकी सैलरी होगी, और ये जो बोल रहे हैं आपको इतनी सेना रखनी पड़ेगी या इतने घुड़सवार रखने पड़ेंगे या घुड़सवार हम इतने देंगे, तो बेसिकली ये सारी चीज क्या डिफाइन करता था कि अब उस एक अधिकारी को कितना पैसा दिया जाएगा खर्चे के लिए। समझ में आ गया? अब कितना पैसा दिया जाएगा खर्चे के लिए, मतलब पैसा नहीं दिया जाता था, बेसिकली उसको क्या दे दी जाती थी, तो यहां पर आगे डिफाइन किया होगा। ओके, जागीर दी जाती थी। ठीक है, जागीर का मतलब है कि अब उस मनसबदार को उसका देखा जाएगा कि कितनी बड़ी उसके पास में मनसबदारी है। 500 की, 1000 की, 3000 की, 4000 की, उसके हिसाब से डिसाइड होगा ना। अच्छा, इतनी इतनी बड़ी मनसबदारी यानी इतना बड़ा पद है, इसके हिसाब से इतना तो सैलरी होना चाहिए। और 4000 मनसबदारी का मतलब है कि इसको 4000 सवार रखने पड़ेंगे, 8000 घोड़े रखने पड़ेंगे, तो अब उनका इतना खर्चा होगा। तो अब इसका अपना सैलरी और इतने घोड़े और सवारों का खर्चा कुल मिला के इसका इतना मासिक रूप से खर्चा जाएगा। और इतने मासिक रूप से खर्चे के लिए हम इसको क्या दे रहे हैं? एक जमीन का एक जागीर टुकड़ा दे रहे हैं, जिसको जागीर बोला जाएगा। और उस जमीन से जो मालगुजारी मिलेगा उससे ये इन मनसबदारों का पैसा पे करेगा, सैलरी, और अपना खर्चा निकालेगा। आपके समझ में आ गया? तो इन्हें बोला जाता था मनसबदार। बेसिकली ये क्या होते थे कि अधिकारियों के अंतर्गत ही सेना अलॉट हो जाती थी। ओके, और जब भी अकबर को कोई वॉर लड़ना है तो ये मनसबदार ही जो है, इनके अंदर जितने भी घुड़सवार है वो सब जाया करते थे, वो वॉर लड़ते थे। और भी ज्यादा इसको पारदर्शी बनाने के लिए यहाँ पर दाग प्रथा चल रही थी, यानी जो घोड़े थे वो ईरानी घोड़े हों, अच्छी क्वालिटी के घोड़े हों, इसके लिए उनमें बाकायदा दाग लगाया जाता था कि दिखा दे 500 मनसब है इनके पास में, अब 500 1000 घोड़े, और वो 1000 घोड़े दिखाए तो तुमने अच्छी नस्ल के, जागीर तुम्हें उसके हिसाब से मिल रही है। लेकिन असल में वो घोड़े कैसे हैं? गधे की क्वालिटी के, तो वो गधे क्वालिटी वाले घोड़े ना ले, इसके लिए उनमें दाग। चेहरा व्यवस्था, जो सवार होते थे, सेना होती थी, उनके चेहरे हुलिये को लिखा जाता था, क्योंकि आज जैसा तो कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता था ना, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या कुछ और, तो बेसिकली हुलिया लिखा जाता था, नाक में छेद है, ये है, वो जो भी चीजें लिखी जाती होंगी, लंबा कद, रंग वगैरह, ताकि वो अपनी सेना जो है उसको डिफाइन कर सके कि हाँ मेरे पास इतनी सेना है, ये सारी चीजें। ठीक है, बोल रहा है कि इनके अलावा ये जो मनसबदार होते थे, इनकी तो अपनी सेना वगैरह होती थी, इसके अलावा बहुत सारे अलग से तीरंदाज होते थे, खंदक खोदने वाले होते थे, सुरंग बिछाने वाले होते थे, क्योंकि जब वॉर लड़ा जाता तो पूरा एक चाहिए ना सिस्टम आपको। ठीक है, इनको भी भर्ती किया जाता था। बंदूकची पैदल सेना के महत्वपूर्ण अंग थे। ओके, सैनिकों को देय वेतन एक मनसबदार के निजी वेतन में जोड़ दिया जाता था, जिसकी अदायगी के लिए उसे जागीर दी जाती थी। ये ऑलरेडी आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ना मनसबदारों की भी कैटेगरी है। बोल रहा है कि मनसबदारों को कौन सा मनसब मिल रहा है उसके हिसाब से उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक ऐसे जो 500 जात से नीचे वाले मनसबदार होते हैं। 500 जात मतलब जो बोल रहा है कि 500 से कम सवार हैं जिनके पास में, उनको मनसबदार कहा जाता था सामान्य भाषा में। ऐसे लोग या अधिकारी जिनको 500 से 2500 तक के
जात मिल रही है उनको अमीर कहा जाता था, थोड़ा सा उनका स्टेटस, पद, जागीर बहुत बड़ी होती थी, और 2500 या उससे अधिक वालों को अमीर उम्दा कहा जाता था। तो ये जो मनसबदार होते थे ना, इनको भी कैटेगराइज कर दिया गया था कि इस कैटेगरी वाले, इस कैटेगरी वाले, इस कैटेगरी, उससे उसका स्टेटस पता लगता था, उससे उसकी पावर पता लगती थी, और कितनी बड़ी जागीर मिली है वो भी उससे पता लग जाता था। ठीक ठीक है। अब आ जाते हैं शासन का गठन। अकबर ने पूरे के पूरे अपने एम्पायर को किस तरह से रूल किया, मतलब इस पूरे क्षेत्र को, जैसे आज हमारा देश है, भारत है, उसमें बहुत सारे हमने क्या कर रखे, स्टेट्स बना रखे, यूनियन टेरिटरीज बना रखी है। हर एक स्टेट के अंदर में बहुत सारे हमें डिस्ट्रिक्ट दिखाई देते हैं, यानी कि जिले दिखाई देते हैं। हर जिले के अंतर्गत आपको नगर दिखाई देते हैं, गांव दिखाई देते हैं, उनका अपना अलग स्ट्रक्चर है, पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज है। ठीक है। तो यहाँ पर अकबर कैसे रूल कर रहा था, तो बोल रहा है कि 1580 में अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को 12 सूबे या प्रांत में डिवाइड कर रखा था, 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था उसने। जैसे आज आप स्टेट बोलते हैं ना, वैसे ही सूबे या प्रांत बोल रहा है। प्रांत बेसिकली प्रोविंस या स्टेट के लिए टर्म यूज किया जाता है। तो अकबर ने अपने पूरे किंगडम को 12 स्टेट्स में डिवाइड कर रखा था, जिसको सूबा कहा जाता है। अब जो ऑलरेडी व्यवस्था चली आ रही थी शेरशाह के टाइम की, वही चल रही थी। लोकल लेवल पर या स्थानीय रूप से अकबर ने कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया। जैसे आज है ना गांव नगर, वही वाली चीज उसने चलने दिया जो सूर एम्पायर के टाइम से चली आ रही थी। तो स्थानीय शासन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। परगना और सरकार पहले की तरह ही जारी रहे। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा कर आई थी। तो परगना सरकार वाला स्ट्रक्चर था, वो चल रहा था, और उसके ऊपर हमें प्रांत दिखाई देते हैं। इनमें 2 अधिकारी होते थे, फौजदार जो इनके सिविल मामलों को देखते थे, बेसिकली क्या बोलते हैं, जो भी फौजदारी से रिलेटेड मामला होगा, सेना से जुड़ा वो मामला, और दूसरा अमल गुजार होते थे, अमल गुजार जो रेवेन्यू रिलेटेड मामले देखते थे। तो परगना सरकार के स्तर पर हमें 2 अधिकारी दिखाई देते हैं, एक जो फौजदारी मामले, दूसरा रेवेन्यू रिलेटेड मामले देखता था। साम्राज्य के पूरे क्षेत्र में जितना भी जमीन था उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। मुगल्स के टाइम पीरियड में, सॉरी अकबर के टाइम पीरियड में, ये जो जितना भी लैंड था ना, इस लैंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक जागीर, अब जागीर किसे दिया जाता था, मनसबदारों को दिया जाता था, जिससे वो अपना वेतन और अपने सेना में सवार और घोड़ों का खर्चा निकालते थे। दूसरी जमीन होती थी जिसको बोलते थे खालिसा भूमि। जितनी भी भूमि क्षेत्र की खालिसा भूमि के अंतर्गत आती थी, वहां से जितना भी मालगुजारी मिलेगा डायरेक्ट वो किधर पहुंचता था, सरकारी खजाने में पहुंचते थे। मतलब जो सरकार का खजाना है ना, यहां से डायरेक्ट वहां पहुंचेगा, यानी वो सरकार का होता था, यानी वो अकबर के खजाने में, शाही खजाने में पहुंचेगा। एक तीसरा होता था जिसको इनाम कहा जाता था। बेसिकली ये ऐसी जमीन होती थी जो कि धार्मिक रूप से इसका प्रयोग किया जाता था, जैसे संत हो गए, क्या बोलते हैं आपके उलेमा वगैरह हो गए, धार्मिक कार्यों के लिए इन जमीनों की मालगुजारी का प्रयोग किया जाता था, उनको अलॉट किया जाता था। समझ में आ गया। तो अकबर के टाइम पीरियड में पूरी जमीन 3 हिस्सों में बटी थी, जागीर, खालिसा और इनाम। इन तीनों का यूज क्या था वो आपको मैंने बता दिया। केंद्रीय और प्रांतीय शासन के संगठन पर अकबर ने बहुत ध्यान दिया था। सेंटर लेवल पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल लेवल पर भी एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत फोकस कर रहा था। और एक और आपको मैं चीज बताना चाहूंगी, एक पद, आप आगे भी इस पद का बहुत बार जिक्र सुनेंगे, वजीर का पद। ठीक है। वजीर का ये जो पद है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था किसके टाइम पीरियड में, जो सेंट्रल एशिया का पॉलिटिकल सिस्टम था, उसमें राजा के बाद वजीर का पद बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। इवन कभी कभी वजीर राजा को रिप्लेस कर देता था, और ऑफिशियली ही राजा रूल कर रहा है, एक्चुअल में कभी कभी सारे डिसीजंस वजीर ही लेता था। तो अकबर ने अपने टाइम पीरियड में ये जो वजीर का पद था ना, इसका महत्व में कमी कर दिया। अकबर ने बोला कि ठीक है, अकबर थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर रखना चाह रहा था, अपने पास पावर को रखना चाह रहा था। और ये जो वजीर का महत्व तैमूरी परंपरा या मध्य एशियाई जो परंपरा थी उसमें था ना, उसको अकबर ने अपने यहाँ पर खत्म कर दिया। ये वजीर का पद तो बना रहा, लेकिन इस पद का जो व्यक्ति थे ना, उसके पास जितनी असीमित शक्तियां थी उन सबको अकबर ने खत्म कर दिया, और वजीर के पद को बहुत मामूली पद बनाकर रख दिया। समझ में आ गया। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि अकबर के दरबार में ऐसे भी मनसबदार थे जिनकी मनसबदारी वजीर की मनसबदारी से ज्यादा होती थी, यानी कुछ ऐसे अधिकारी थे जिनको ज्यादा बड़ी मनसबदारी मिली कंपेरेटिवली टू वजीर। तो एक तो अकबर ने ये किया, अगर हम उसके प्रशासन में अधिकारियों की बात करें तो वजीर का पद बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन अकबर ने उस वजीर के पद की शक्तियां लिमिटेड कर दी। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। सैन्य विभाग में हम देखें तो अकबर के टाइम पीरियड में सेना का जो प्रमुख होता था उसको मीर बख्शी कहा जाता था, जो पूरी सेना को मैनेज करता था। यह साम्राज्य के गुप्तचर और सूचना सेवाओं का भी प्रमुख होता था। देखो, किसी भी एम्पायर के लिए बहुत जरूरी होता है स्पाई सिस्टम को लेकर आना कि भाई आपके राज्य में चल क्या रहा है। और आज तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अब आधार कार्ड है और बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो इतनी पर्सनल रह नहीं गई है, इजीली जो है चीजों को डिटेक्ट किया जा सकता है। और भी बहुत सारे हमारे कम्युनिकेशन के मीडियम है जिसपे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। लेकिन उस समय तो ये व्यवस्था थी नहीं, है ना, कि फोन टैप कर ले, कुछ और कर ले, आपका लोकेशन ट्रैक कर ले। तो उस समय क्या होता था, गुप्तचर व्यवस्था, यानी कि अपने जासूस छोड़ दिए जाते थे। तो जो मीर बख्शी है ना, ये एम्पायर में गुप्तचर और सूचना सेवाओं का भी एक तरह से मैनेज करने वाला प्रमुख होता था। तो मीर बख्शी के पास सेना की कमान, पूरा गुप्तचर व्यवस्था और जो सूचना व्यवस्था है कैसे कैसे मूव करेगी, यहां से वहां सूचना, वहां से वहां सूचना, उन सारी व्यवस्था का हेड ये हुआ करता था। गुप्तचर अधिकारी क्या कहलाते थे अकबर के टाइम पीरियड में, बरीद कहा जाता था। और सूचना अधिकारी वाक्यनवीस के नाम से जाने जाते थे। ये पूरे एम्पायर में जगह जगह नियुक्त किया जाता था। और इसकी वजह से क्या होता है ना, आपके एम्पायर में कहीं भी कुछ गड़बड़ हो, कोई कॉन्स्पिरेसी चले, तुरंत पता लग जाएगा। और ये जो होते थे लोग, ये आम लोगों जैसे ही व्यवस्था पूरा अपना रखते थे। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके बगल में एक गुप्तचर है और वो कई सालों से रह रहा है। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर था। तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी मीर समान दिखाई देता है। ठीक है, तो वजीर, उसका स्टेटस हमने जाना, मीर बख्शी का जाना, मीर समान जो शाही घराने की आवश्यकताओं का प्रबंधन करता था। देखो, हरम आपने टर्म सुना होगा, बहुत सारे टीवी सीरियल्स देखे होंगे जो इस तरह की एंशिएंट टाइम की या मेडिवल टाइम की स्टोरी को डिफाइन करते हैं, तो उसमें हरम भी सुना होगा। हरम बेसिकली वो जगह होती थी जहां पर राजाओं की महारानियां रहा करती थी। तो उन महारानियों की बेसिक डेली टू डेली, क्योंकि वो लोग राजकुमार महारानी होती तो बेसिकली उनका लाइफस्टाइल भी वही होगा ना, तो उनके डेली नीड्स की जो भी वस्तुएं थी, उन सारी चीजों को, या राजघराने की जो वस्तुएं होंगी, राजा को क्या पहनना है, क्या खाना है, इन सारी चीजों की जो व्यवस्था करता था उसको क्या कहा जाता था, मीर समान कहा जाता था, जो शाही घराने की आवश्यकता की वस्तुओं का पूरा ध्यान रखता था। चौथा महत्वपूर्ण विभाग न्याय विभाग था। तो अकबर के टाइम पीरियड में न्याय विभाग होता था जिसका हेड कौन होता था, काजी हुआ करता था। अब देखो, एक और चीज मैं बता दूं, काजी हुए या कोई भी न्याय विभाग के अधिकारी हुए, एक्चुअल में क्योंकि तानाशाही है ना, तो जो राजा बोलेगा वही होता है न्याय। लेकिन फिर भी राजा सबको तो न्याय नहीं ना, उसके दरबार में आके 500 लोग, इससे झगड़ा हुआ, इससे सर फूटा, तो उस व्यवस्था के लिए न्याय विभाग था जहां पर काजी नियुक्त होते थे। ये हमने जान लिया पूरा का पूरा किस तरीके के अधिकारी या अधिकारी तंत्र हमें अकबर के टाइम पीरियड में दिखाई देता है। ठीक है, कुल मिला के अकबर ने अपने हाथ में ही चीजों को ले रखा था, पूरा तरह से कंट्रोल करा था। अब अकबर के धार्मिक और सामाजिक सुधार, किस तरह का व्यक्ति था, क्या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कट्टर था या लिबरल था। तो पहले अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो अकबर अपने इनिशियल फेज में काफी ज्यादा धार्मिक रूप से इस्लाम की तरफ एक अलग रूढ़िवादी झुकाव था। देखो, किसी रिलीजन को फॉलो करने का दो तरीका होता है। एक तो ये होता है कि आप अपने धर्म के फॉलोअर हो, है ना, और उस धर्म को आप थोड़ा सा प्रोग्रेसिव वे में फॉलो कर रहे हो। और कई कई बार हम उस धर्म में जो चीजें लिखी होती है ना उसको बहुत रिजिडिटी के साथ फॉलो करते हैं, उसके अलावा कुछ हम सोच नहीं रहे होते हैं, अलग लेवल पर हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं या दूसरी चीजों से उसका कंपेयर नहीं कर सकते। तो अकबर इनिशियल में रूढ़िवादी फॉलोअर था इस्लाम धर्म का, लेकिन अपने ही जीवन के बाद के चरण में इसका बहुत ज्यादा धार्मिक रूप से परिवर्तन हमें दिखाई देता है। क्या परिवर्तन था वो देखते हैं। तो अकबर जैसे ही पद पर बैठा, तब तो ये इस्लाम धर्म के प्रति काफी रूढ़िवादी था, लेकिन धीरे धीरे इसका झुकाव हुआ सूफीवाद की ओर। ठीक है, सूफीवाद भी बात करता है धर्म की, लेकिन ये अलग व्यवस्था की, ये रूढ़िवादी व्यवस्था नहीं, बल्कि ये बात करता है थोड़ा सा किस किस तरह से आप ईश्वर से मिल सकते हो। तो उसका तरीका क्या है, ईश्वर को याद करना, है ना, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में उनको पुकारना। और अकबर बाद में सूफीवाद से इतना प्रभावित हुआ था कि बार बार अल्लाह जो नाम होता था वो जपा जाता था, बार बार इस तरह के जो है ईश्वर को याद करने की प्रक्रिया अकबर करते थे। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया था कि जब अकबर बाकी धर्मों के प्रति वही बहुत सहिष्णु हो गया था। और वो हमें इसके रूल में दिखाई दिया। कैसे दिखाई दिया कि अकबर पद पे बैठते ही क्या करता है, जजिया का उन्मूलन कर देता है। जजिया टैक्स बहुत ज्यादा नहीं होता था, लेकिन ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता था, जो भी नॉन मुस्लिम्स होते थे उन पर इम्पोज किया जाता था। तो अकबर ने सबसे पहले इसे खत्म किया। इसके अलावा ऐसे हिंदू जो कि स्नान पे जाते थे, जैसे प्रयाग है, बनारस है, इन स्थानों पे जो स्नान पे जाते थे,
उन पर टैक्स लगाया जाता था। अकबर ने उन टैक्सेस को रिमूव कर दिया। अब इससे थोड़ा सा रिलीजियस हार्मनी आएगी ना, लोग अपने आप को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सिक्योर मानेंगे, ठीक है। उसने युद्ध बंदियों से जबरन इस्लाम स्वीकारने की प्रथा समाप्त की। पहले क्या था, अगर युद्ध हो रहा है उसमें बंदी बन रहे हैं तो उनको सबको धर्मांतरित कर दिया जाता था, ये व्यवस्था भी उसने खत्म कर दी थी। अमीर वर्ग में हिंदुओं को शामिल करने से साम्राज्य के उदारवादी सिद्धांत और मजबूत हुआ। अभी हमने देखा ना, मनसबदार, अमीर, तो बेसिकली कितनी जात या कितना सवार आपको रखना है, आपका स्टेटस क्या है। तो अब उन बड़े पदों पर केवल मुस्लिम नहीं, हिंदू भी जाकर बैठ रहे हैं, राजपूत भी जाकर बैठ रहे हैं। तो वो जो हार्मनी है वो हमें दिखाई देने लगती है। हिंदू प्रजा के प्रति अकबर का ये जो रवैया था, मतलब आप देख रहे हो कि वो जिजिया खत्म कर रहा है, जो स्नान पे कर लगाया जा रहा है वो खत्म किया जा रहा है, जबरन इस्लाम स्वीकारने की प्रथा को बंद कर रहा है। तो इसका क्या मतलब था कि क्या अकबर हिंदू धर्म के फेवर में आ गया था या खुद उसको कुछ ऐसा नहीं। अकबर बेसिकली एज अ किंग रूल कर रहा था। उसका ऐसा मानना था कि जो भी राजा होती है उसको, एक शासक को अपनी प्रजा के साथ में ऐसा व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार करना चाहिए कि वो सिक्योर फील करे, सेफ फील करे। तो उस कंटेक्स्ट में अकबर का ये बिहेवियर निकल कर आ रहा था, समझ में आ गया। तो राजा की तरह वो अपने आप को रख रहा था और अपनी प्रजा को जो वो चाहता था कि इनके साथ ऐसा आचरण होना चाहिए, उस आचरण के कंटेक्स्ट में ये सारी चीजें वो रिमूव कर रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धर्म और दर्शन में अकबर की खुद की भी बहुत रुचि थी। बाद में अकबर धार्मिक रूप से इतना जिज्ञासु हो गया ना कि वो अन्य धर्मों के प्रति भी जानना चाह रहा था। जैसे आप पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का आगमन, तो हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से पोर्तुगीज जो है भारत में आए थे। तो अकबर ने 1572 के बाद से पोर्तुगीज को बोला था, जो भी उनके जेसुइट वगैरह थे, कि पादरी कि आप लोग आइए, फतेहपुर सीकरी में इनवाइट किया था। पोर्तुगीज को लगा था अब अकबर हमारे धर्म में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, इस क्रिश्चियनिटी में, इसको हम धर्मांतरित कर देते। लेकिन अकबर का ऐसा नहीं था। अकबर एक्चुअली उस समय बहुत सारे रिलीजन में इंटरेस्ट ले रहा था। हिंदू धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, जैन है, बौद्ध है, सबके बारे में वो जानना चाह रहा था बेसिकली, ठीक है। तो इस वजह से हमें पता लगता है कि इसका बहुत ज्यादा रुचि हो रहा था उन धर्मों के प्रति। धर्म और दर्शन में अकबर ने बहुत गहरी रुचि जताई। आरंभ में वह एक रूढ़िवादी मुसलमान था, लेकिन आगे सूफीवाद ने उसको प्रभावित किया और वो रूढ़िवादी रास्ते से हटा और उसने अपने दरबार में प्रतिभाशाली लोगों का एक दल भी जमा किया। प्रतिभाशाली मतलब वो स्कॉलर्स पे ध्यान देता था। उसका कहना था कि दरबार में अगर योग्य व्यक्ति होंगे, जिनके पास प्रतिभा होगी, देखो अब आप जिसके साथ रह रहे हो ना, उसका आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है ना। एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उसका जो सोच का तरीका होगा, वो डेफिनेटली आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाएगा। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास नॉलेज नहीं है, हो सकता है लाइफ का एक्सपीरियंस हो लेकिन उस लेवल का नॉलेज नहीं है, या वो उसके बिहेवियर में दिख जाएगा, है ना। तो अकबर का मानना था कि मुझे अपने दरबार में विद्वानों को रखना है जिससे मैं कुछ सीख सकूं, और हमारा जो दरबार है जब भी ये लगे तो यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें निकल कर सामने है ना। अलग अलग क्षेत्र के, कोई संगीत का विद्वान है, कोई लेखन कला में विद्वान है, कोई कविता में विद्वान है, आप समझ पा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स को अकबर ने अपने दरबार में जगह दी थी, ठीक है। जैसे अबुल फजल, उसका भाई फैजी एग्जाम्पल दे रहा है। 1575 में अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना भी कंडक्ट बनवाया था। इबादत खाना बेसिकली इबादत, नाम से ही पता लग रहा है, इबादत के लिए, प्रेयर के लिए बनवाया था। पहले तो यहाँ पे केवल मुस्लिम ही जाते थे, बाद में अकबर ने इसको सभी धर्मों के लिए खोल दिया और उसके दरबार के जो अलग अलग धर्म के लोग थे वो लोग आया करते थे इबादत खाना में, फतेहपुर सिकरी में, और वहां बैठकर अकबर भी बैठता था, वो सारे रिलीजियस स्कॉलर्स भी बैठते थे और अकबर का उनके साथ में बाकायदा म्यूचुअल डिस्कशन चल रहा होता था। अकबर बोलते थे, अपने क्वेश्चन पूछते थे, कोई ईसाई धर्म के बारे में बात कर रहा है, कोई हिंदू धर्म के बारे में, कोई इस्लाम धर्म के बारे में, समझ में आ रहा है। तो बहुत ही हेल्दी डिस्कशन होता था। फिर अकबर एक अलग सोच पर पहुंचा और उसको लगा कि मुझे एक नया धर्म निकालना चाहिए। हालांकि वो धर्म के बहुत कोई फॉलोअर्स हुए नहीं, तौहीद ए इलाही नाम से एक नया धर्म चलाया जो कि अकबर की मृत्यु के बाद से आगे नहीं बढ़ेगा और इसके फॉलोअर्स भी कुछ हमें ऐसे नहीं दिखाई देते हैं। अब आ जाते हैं सामाजिक रूप से अकबर का क्या योगदान था। तो सामाजिक रूप से भी, सोशली भी हमें बहुत प्रोग्रेसिव सोच का दिखाई देता था। अकबर ने कई सामाजिक और शैक्षणिक सुधार भी किए। जैसे ही वो पद पर बैठा, सबसे पहले उसने क्या व्यवस्था खत्म की, सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। अकबर ने बोला कि अगर कोई लेडी खुद फोर्सफुली बार बार नहीं बोल रही है कि भाई मेरा पति नहीं जिंदा, मुझको जिंदा
अंदर रहने का ही नहीं है। अगर फोर्सफुली उसके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है तब वो अपने कंसेंट से सती हो सकती है, वो भी अगर बार बार ये चीजें दिखाई दे रही हैं। अदरवाइज उसने सती प्रथा को बैन किया और उसने बोला कि अगर कोई लेडी ऐसी है जिसका विवाह हो गया है और उसके अपने पति के साथ में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुए, तब तो उसको बिल्कुल भी सती करने का जरूरत ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो सती प्रथा पर इसने लगाम लगाया, जो एक बहुत ही गंदी कुप्रथा है भैया। जिंदा जाके जल जाओ, क्यों पति मर गया। अरे यहाँ पर फिर और क्या किया इसने, विवाह की आयु में परिवर्तन किया। देखो विवाह की आयु सबकी अच्छी होनी चाहिए, लड़का की भी लड़की की भी। एक तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, दूसरा फिजिकली भी लड़की फिट होती है क्योंकि उसको एक नया बर्थ देना होता है। और अब मतलब दोनों का ही, अगर लड़का लड़की दोनों ही एक सही एज में जाके विवाह करे तो डेफिनेटली उससे एक एक ऐसा माहौल तैयार होता है, या उनकी जो नई जनरेशन भी आती है, बच्चे भी आते हैं, उनको एक अच्छा माहौल मिलता है, एक थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल बढ़ जाती है। तो यहाँ पर यही किया अकबर ने, विवाह की आयु बढ़ाकर लड़कियों के लिए कर दी 14 साल और लड़कों के लिए कर दिया 16 साल। और इसने भाई लोगों पे नियंत्रण करना, उनका बुद्धि खोल कर रखना है। बुद्धि खोल के क्या करना है, ये जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स दिखाई देते थे, मादक पेय पदार्थ, उनको उसने कंट्रोल किया। उसको लगा कि ये है तो एंटरटेनमेंट के लिए, लोग अपने शौक से धारण करते हैं, लेकिन कई कई बार एक्सेस में हो जाता है और वो फिर लाइफ आपकी खराब करता है। तो इससे लगा शराब और मादक पेय पर कंट्रोल करना चाहिए, तो उसने प्रतिबंध लगा दिया। अब देखो प्रतिबंध कितना ही होगा, आपको पता है कि हर जगह लीकेज होता है, तो लोग तो कर ही लेते होंगे जुगाड़। अकबर ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। इसने शिक्षा पाठ्यक्रम में काफी सारे संशोधन किए, कई सारे नए विषयों पर इसने जोर दिया। जैसे इसने बोला नैतिक शिक्षा लोगों को मिलनी चाहिए, गणित, कृषि, ज्यामिति, खगोलीय, शासन के नियम, तर्कशास्त्र जैसे ऐतिहासिक विषय या जो प्रगतिशील विषय हैं, तर्क हो गया, गणित हो गया, इत्यादि, उस पर भी इसने बहुत जोर दिया कि इन विषयों पर हमें ध्यान देना चाहिए। लास्ट में बोल रहा है कि इसने कलाओं को भी बहुत महत्व दिया। इवन अकबर के टाइम पीरियड में बहुत अच्छा हमें आर्ट एंड कल्चर डेवलप होते हुए दिखाई देता है, जो हमने आर्ट एंड कल्चर फाइन आर्ट में आई थिंक सेकंड पार्ट है उसमें डिस्कस किया था। तो इसने कलाकार, कवि, चित्रकार, संगीतकारों, इन सबको भी संरक्षण दिया। इवन इसका दरबार जो है ना, वो इस तरह के स्कॉलर से भरा रहता था। तो कुल मिलाकर इसका जो सामाजिक सुधार है, इस पर इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। प्रशासन हमने देखा, अधिकारियों के बारे में हमने जाना, राजनीतिक व्यवस्था इसकी देखी कि किस तरह का इसने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ था, अपने क्षेत्र को कितने प्रांतों में बांटा था, वो सब चीजें हमने डिस्कस की। परगना सरकार के बारे में देखा, और क्या देखा, हाँ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू हमने इसका जाना। तो ओवरऑल ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कोई कहीं कोई डाउट है वो हम देख लेंगे। हुमायूं एक रह गया है, थोड़ा बेचारा बीच में छूट गया, हुमायूं जरूर मैं करा दूंगी। एक बच्चे का कमेंट आया तो मैम अब कराएंगे नहीं, बिल्कुल कराऊंगी मैं, ठीक है, टेंशन मत लो। और एक बच्चे थोड़ा और शिकायत करते हैं इंडस वैली को लेकर। देखो इंडस वैली एक्चुअली हम लोग पहले मुझे जानकारी नहीं थी, क्या है कि पार्ट 2 वाला सिस्टम है नहीं हमारे प्लेटफॉर्म में। तो बेसिकली कोई भी वीडियो है वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट किया जाता है। वो इंडस वैली का चैप्टर बड़ा था तो वो पार्ट 1 चला गया, फिर पार्ट 2 वाला बाद में पता लगा, इस वजह से वो फंसा हुआ है। तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा मैं उसका पार्ट 2 वीडियो बनी हुई है वो अपलोड करा दूंगी आपके लिए। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। थोड़ा सा बच्चे नाराज हो जाते हैं कि मैडम वो पार्ट 2 आज तक नहीं आया, वही रीजन है पार्ट 2 नहीं आने का। तो जब पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी सारी, तो उसको पार्ट 2 को अलग से मैं किसी MCQs के थ्रू अपलोड करा देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग रिवीजन करिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। जितना रिवीजन करोगे ना उतने हीरो बनोगे। तो भले ही डेली आप ज्यादा मत पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, लेकिन उसका रिवीजन बढ़ा दो। और एग्जाम तक हर एक बुक का कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन कर डालो, तब मानो अपने आप को कि अब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर है। बार बार रिवाइज करो ना, जितनी बार हो सके उसको रिवीजन करिए। और नहीं रिवीजन किया जा रहा, बहुत सारे बच्चे ऐसे कि किताब पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, तो आजकल तो कितना अच्छा मीडियम है यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई है पूरी की पूरी, हमारा ही सीरीज पड़ा हुआ है। सीरीज कोई देख लो 2-3 बार, तो दिमाग में स्टोरी आपके बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।